अध्याय 11। बड़ा भाई आपकी रक्षा करेगा। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यूई युआन ने चारों ओर देखा और ये गुवान निषिद्ध भूमि में कई रंगीन कपड़े तैरते देखा। ये छोटे राक्षस अपने डिज़ाइन में काफ़ी रचनात्मक हैं। रंगीन कपड़ों में वस्त्र, छोटी जैकेट, लंबे गाउन, बनियान, नर्सिंग स्कर्ट, कोट, डंगरी शामिल थे। प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रतिनिधित्व किया गया था। ये कपड़े जीवित प्राणियों की तरह हवा में तैरते थे। हालांकि जब क्यूई युआन ने ये गुवान निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया तो सभी कपड़ों ने एक स्वर में अपना सिर घुमाया। हालांकि कपड़ों में कोई सिर नहीं था। क्यूई युआन को लगा जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हों। कठिन प्रतिद्वंद्वी, भागो। क्यूई युआन तुरंत भाग गया। भले ही वह 82 के स्तर पर था, ये गुवान निषिद्ध भूमि में कपड़ों के राक्षस बहुत अधिक थे। उनमें से कम 10,000 थे और कई 50 के स्तर से ऊपर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में जानवर और राक्षस शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें संगठित संरचना का अभाव था। प्रत्येक स्वतंत्र रूप से लड़ रहा था, लेकिन ये कपड़े स्पष्ट रूप से एक सेना की तरह व्यवस्थित थे। अगर क्यूई युआन ने कोई कदम उठाया तो ये कपड़े उसे झुंड में ले जाएंगे। क्यूई युआन बेशर्मी से भाग गया। लगभग 1/4 घंटे के बाद क्यूई युआन ने राहत की सांस ली। अंत में बच गया। उसने अपनी बड़ी सुनहरी तलवार उठाई और जमीन में एक छेद खोदा। छेद की गहराई अज्ञात थी। उसने बड़े कौशल से खुदाई की। आखिरकार उसे इसकी आदत थी। वह गड्ढे में लेट गया। तभी उसने चैट इंटरफेस पर जिनली के संदेश को नोटिस किया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। आप सीढ़ी लेकर जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। ये खतरनाक नहीं है। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नियम निर्धारित किए हैं तो समस्या कैसे हो सकती है। बेशक, ये देखकर कि जिनली ने कहा कि वह खुद जुआनयुआन निषिद्ध भूमि पर जाएगी, क्यूई युआन ने अपनी गेम स्क्रीन की जांच की। गेम स्क्रीन से पता चला कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि नियंत्रित स्थिति में थी। इसका मतलब था कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि उसकी थी। उसने एक और संदेश भेजा, चिंता मत करो, साहपूर्वक जाओ। क्यूबान चोटी पर क्यूई युआन ने चांदनी को देखा और थोड़ा थका हुआ महसूस किया। उन्होंने सोचा कि क्या बहुत लंबे समय तक खेल खेलने से उनकी ऊर्जा खत्म हो गई है। उन्होंने खेल में जिनली से कहा, ये गुवान निषिद्ध भूमि में बहुत सारे कपड़ों के राक्षस हैं। मैं उन्हें कल साफ कर दूंगा। मैंने एक गड्ढा खोदा और खुद को गंदगी में दबा लिया। लॉग ऑफ कर रहा हूँ, शुभ रात्रि। इतना कहने के बाद क्यूई युआन ने गेम जेड स्लिप को नीचे रख दिया। गेम जेड स्लिप भी उसके शरीर में विलीन हो गई। इस बीच अंधेरे महल में जिनली, जो पहले से ही सो रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने लिंगलोंग युक्सी में सामग्री को देखा और उसकी आंखें एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ चमक उठीं। ठीक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, शुभ रात्रि। एक साधारण अभिवादन। वहीं प्रधानमंत्री आवास में सिमा टिंग अभी भी जाग रही थी। उनकी मेज पर प्रक्रिया करने के लिए दस्तावेजों का ढेर था। कोई कह सकता है कि महारानी जिनली की तुलना में वह एक कुशल राजनेता की तरह थे जो हमेशा हितों को पहले रखते थे। क्या महारानी ने आज कोई कदम उठाया? सिमा टिंग ने एक दस्तावेज रखा और धीरे से पूछा। छाया में लिपटे एक व्यक्ति उसके बगल में दिखाई दिया, अपना सिर झुकाते हुए। आज महारानी ने आपदा राहत निधि इकट्ठा करने के लिए दोपहर में राजस्व मंत्री को देखा। दोपहर में वह मैडम किन से मिलने गई। महल लौटने के बाद उसने बिना किसी अन्य हलचल के दस्तावेजों की समीक्षा की। हालांकि रात में उसने एक नौकरानी को पुस्तकालय से जुआनयुआन निषिद्ध भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि। सिमा टिंग मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई अन्य तरीका नहीं बचा है और वह केवल भ्रामक जुआनयुआन निषिद्ध भूमि पर अपनी उम्मीदें रख सकती है। सिमा टिंग जानती थी कि 10 दिनों में लड़ाई महारानी जिनली के लिए महत्वपूर्ण थी। यदि महारानी जिनली हार जाती है तो उसकी पहले से ही अनिश्चित स्थिति ढह जाएगी। और अब मैडम किन के गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह संभवतः नानफैंग किंगडम के ग्रैंड मास्टर के लिए एक मैच नहीं हो सकती थी। इसलिए महारानी जिनली ने मैडम किन को ठीक करने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी खोजने की उम्मीद में जुआनयुआन निषिद्ध भूमि पर जाने का जोखिम उठाया। ये सिमा टिंग का अनुमान था। साम्राज्य के पास कोई रास्ता नहीं है, उसके बारे में चिंता मत करो। सिमा टिंग ने जिनली को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी मुख्य चिंताएं उत्तरी हान किंग कोर्ट के सहयोगी और सीमा की रक्षा करने वाले तियान की जनरल थे। हालांकि उन्होंने दस्तावेज उठाए और कहा, कुछ लोगों को अनुसरण करने के लिए भेजें, बस कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में सतर्क रहना हमेशा बुद्धिमानी है। ... परिचित आवाजें आईं। क्यूई युआन ने अपना हाथ लहराया, लकड़ी की बिल्ली की कठपुतली को फिर से सील कर दिया, उसे चुप करा दिया। लेकिन इस बार क्यूई युआन ने शायद ही कभी अपनी आंखें खोलीं। सूरज पहले ही उग चुका है। क्यूबान पीक के वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे अपनी छोटी बहन के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है और इसमें नहीं सोना चाहिए। हालांकि डिवाइन लाइट संप्रदाय के शिष्यों ने अपना सुबह का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था, क्यूई युआन के लिए जल्दी उठना दुर्लभ था।
धोने के बाद क्यूई युआन आराम से दिखते हुए सूरज की रोशनी में आलस्य से फैल गया। लेकिन क्योंकि वह बहुत सुंदर था, यहाँ तक कि उसका आलस्य भी विशेष रूप से सुरुचिपूर्ण लग रहा था। सुप्रभात छोटी बहन। क्यूई युआन ने आंगन से बाहर निकलते समय जियांग लिंगसू को पसीने से लथपथ देखा। वह जानबूझकर अपनी दूरी बनाए रखते हुए बहुत करीब नहीं आया। उन्होंने जियांग लिंगसू के बारे में छिपी हुई जानकारी भी देखी। यह एक साधारण लड़की है, उसके पास कई दाव तकनीकें हैं, वह कड़ी मेहनत करती है और उम्मीद करती है कि एक दिन वह दुनिया पर हावी होने और सभी आपदाओं को समाप्त करने की ताकत देगी। ये देखकर जियांग लिंगसू के क्यूई युआन के मूल्यांकन में थोड़ा सुधार हुआ। जियांग लिंगसू ने क्यूई युआन को देखा और कहा, बड़े भाई आप इतने कमजोर क्यों दिखते हैं, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा लिप्त किया है। क्यूई युआन को दबोच लिया गया। उन्होंने बस बहुत सारे खेल खेले जिससे उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। वर्तमान में उनकी ताकत क्यूई रिफाइनिंग चरण के चरम पर फंस गई थी, जो अभी तक फाउंडेशन स्थापना तक नहीं पहुंच पाई थी। तो क्या गेम खेलने से थका देना सामान्य नहीं है? दुर्भाग्य से क्यूई युआन के पास अब फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने के लिए दो चीज़ों की कमी थी। एक चीज़ उपयुक्त तकनीक थी, दूसरा एक उपयुक्त फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तु थी। एक उपयुक्त तकनीक स्वाभाविक रूप से स्वनिर्मित होनी चाहिए। हालांकि उसकी साधना कम थी, लेकिन उसकी आंखें छिपी हुई जानकारी देख सकती थीं। वह एक तकनीक बना सकता था और फिर छिपी हुई जानकारी के आधार पर उसमें लगातार सुधार कर सकता था। क्यूई युआन ने पहले ही संप्रदाय की सभी तकनीकों को पढ़ लिया था। दुर्भाग्य से वह अभी भी अपनी तकनीक बनाने से बहुत दूर था, या यूं कहें कि उसका संचय बहुत कम था। हालांकि उसने अभी अभी देखा था कि जियांग लिंगसू के पास कई दाव तकनीकें थीं। उसने जियांग लिंगसू से कहा, छोटी बहन आपको अपने बड़े भाई को बचाने की जरूरत है। जियांग लिंगसू चिंतित थी, उसे डर था कि उसके बड़े भाई को उसकी खेती में समस्या है। क्या गलत है? उसने पूछा। क्यूई युआन ने आलस्य से कहा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास एक असाधारण पृष्ठभूमि है। क्या आप पैसे उधार लेना चाहते हैं? नहीं, मैं आपकी कुछ तकनीकों को उधार लेना चाहता हूं, ग्रेड की परवाह किए बिना, बस मुझे एक नज़र डालने दो, क्यूई युआन ने कहा। जियांग लिंगसू ने राहत की सांस ली। वरिष्ठ भाई आपको कितने चाहिए? जितना अधिक उतना बेहतर, क्यूई युआन ने कहा, आदर्श रूप से सैकड़ों या हजारों भी। कई दाव तकनीकों ने बड़ी मात्रा का संकेत दिया। बड़े भाई आपको इतनी सारी तकनीकों की क्या आवश्यकता है? जियांग लिंगसू ने पूछा। क्यूई युआन ने आलस्य से उत्तर दिया, अगर मैंने आपको बताया भी तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे कुछ तकनीकें दें और जब मैं अपनी साधना में सफल हो जाऊंगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, न केवल दिव्य प्रकाश संप्रदाय में बल्कि पूरे कांगलांग क्षेत्र में। ये सुनकर जियांग लिंगसू हंस पड़ी। उसकी रक्षा करो? क्या उसे सुरक्षा की आवश्यकता है? हालांकि क्यूई युआन लंबा और संभवतः बड़ा था, जियांग लिंगसू को लगा कि वह उसे एक हाथ से आसानी से हरा सकती है। आपको इतनी सारी तकनीकों की क्या आवश्यकता है? मुझे बताओ, जियांग लिंगसू ने फिर पूछा। अपनी खुद की तकनीक बनाने के लिए क्यूई युआन ने इसे छिपाया नहीं। आखिरकार इस दुनिया में कोई भी सच्चाई पर विश्वास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए उसने संप्रदाय के नेता को एक जासूस के रूप में उजागर किया था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जियांग लिंगसू दंग रह गया। अपनी खुद की तकनीक बनाएं। इस बड़े भाई ने वास्तव में बड़ा सोचने की हिम्मत की, लेकिन कुछ सोचकर उसने फिर भी एक जेड स्लिप निकाली। बड़े भाई, इस जेड स्लिप में कई तकनीकें हैं, मैं इसे आपको उधार दूंगा। कई वर्षों तक रुवान यिक्सी ने केवल क्यूई युआन को एक शिष्य के रूप में लिया था। इससे पता चला कि रुवान यिक्सी को क्यूई युआन को बहुत महत्व देना चाहिए। उसे क्यूई युआन के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत थी। मैंने आपको तकनीक दी है, लेकिन बड़े भाई आपको खेलों की लत नहीं लगानी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप भविष्य में अपनी छोटी छोटी बहन की रक्षा कर सकें, जियांग लिंगसू ने कहा। गेमिंग भी खेती का एक रूप है, क्यूई युआन ने कहा, तकनीकों की जेड पर्ची लेते हुए। जहां तक उसकी छोटी बहन पर पसीने की गंध का सवाल है, यह अब बुरी नहीं बल्कि सुगंधित हो रही थी, क्योंकि जेड स्लिप में सैकड़ों तकनीकें थीं। अध्याय 12, सीढ़ी ले जाना वास्तव में काम करता है। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। जियांग लिंगसू ने अब क्यूई युआन से इनकार नहीं किया। जुनूनी पथ आम लोगों से अलग था। खेलों के प्रति जुनूनी होने के लिए चाहे क्षमता हो या नहीं, ये वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करता है। बुनियादी तलवार तकनीकों का अभ्यास करने वाली एक तलवार को तो कभी भी 9 हेवंस डिवाइन स्वॉर्ड का अभ्यास करने वाले एक औसत दर्जे के व्यक्ति को हरा सकती है। बेशक क्या बड़ा भाई एक विलक्षण व्यक्ति है। जियांग लिंगसू की राय में वह एक प्रतिभाशाली के रूप में गिना जाता है, लेकिन वह एक विलक्षण व्यक्ति होने से बहुत दूर है। दशंग साम्राज्य बहुत छोटा है और कैंगलांग क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि उसका परिवार कैंगलांग क्षेत्र में वास्तव में ज़्यादा नहीं है। बड़े भाई, भविष्य में अच्छी तरह से अभ्यास करना और मेरी रक्षा करना याद रखें।
इतना कहने के बाद जियांग लिंगसू अपनी खेती जारी रखने के लिए अपनी फूस की झोपड़ी में लौट आए। क्यू युआन भी अपने कमरे में लौट आया। उसने जियांग लिंगसू द्वारा दी गई तकनीकों की जेड स्लिप पकड़ ली और उसे ध्यान से ब्राउज करना शुरू कर दिया। पृथ्वी राक्षस दानव आत्मा तकनीक, 4 उन्नति तकनीक, 3 युआन कला। क्यू युआन ने जेड स्लिप में तकनीकों को जल्दी से पढ़ा और छिपी हुई जानकारी देखने की उनकी प्रतिभा लगातार खेल रही थी। ये 4 उन्नति तकनीक है जिसे जिनजोंग के 4 सज्जनों द्वारा बनाया गया है। सतह पर यह एक उच्च श्रेणी की तकनीक है, लेकिन वास्तव में ये 4 लोगों के लिए दोहरी साधना तकनीक है। यदि 4 लोग एक साथ अभ्यास करते हैं तो यह जेड स्तर तक पहुंच सकता है। खेती की तकनीकों को प्रारंभिक ग्रेड, मध्यवर्ती ग्रेड, उच्च ग्रेड, जेड स्तर, गहन स्तर और स्वर्गीय स्तर में विभाजित किया गया है। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, अभ्यास करना उतना ही कठिन होगा, लेकिन इसकी शक्ति और क्षमता भी अधिक होगी। जेड स्लिप में कुल 627 तकनीकें थीं, जिनमें से ज़्यादातर प्रारंभिक और मध्यवर्ती ग्रेड थे। उच्च ग्रेड दुर्लभ थे और केवल कुछ जेड स्तर थे। लगातार 2 दिनों तक क्यू युआन जेड स्लिप में डूबा रहा, यहाँ तक कि गेम जेड स्लिप को भी नहीं छुआ। उनके लिए इस ज्ञान को जमा करना बहुत फायदेमंद था। छिपी हुई जानकारी को देखने की अपनी क्षमता के साथ वह आसानी से एक तकनीक बना सकता था, एक ऐसी तकनीक जो किसी इकाई के लिए चारा नहीं बनेगी। बेशक इस तकनीक में सीमित क्षमता हो सकती है। उदाहरण के लिए पूर्ण महारत पर इसका प्रभाव एक दिन में 100 पुशअप करने के बराबर हो सकता है। दूसरी रात क्यू युआन की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह अचानक जोर से हंसा, मुझे मिल गया। ये सही है, वह अंततः शेन गुआंग संप्रदाय की तकनीकों और उनकी छोटी बहन जियांग लिंगसू द्वारा दी गई तकनीकों के आधार पर एक तकनीक की एक मोटी रूपरेखा बनाने में सफल रहे। उन्होंने अपनी तकनीक को देखा। यह एक त्रुटिपूर्ण तकनीक है। इसका अभ्यास करने से स्मृति भ्रम पैदा होने की एक निश्चित संभावना होती है और इसका अभ्यास क्यूई रिफाइनिंग चरण के चरम तक किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि इस तकनीक का अभ्यास करना किसी भी इकाई के लिए चारा नहीं बनेगा। क्यू युआन बहुत उत्साहित था। ये व्यर्थ नहीं था कि उसने इस अवधि के लिए कड़ी मेहनत की थी, प्रयास रंग लाया। इस तरह की एक सफल तकनीक एक शानदार नाम की हकदार है। क्यू युआन ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो तकनीक सफलतापूर्वक बनाई थी उसे गंभीरता से लिया जाना था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार तकनीक के नाम पर फैसला किया। इसे अब से क्यू युआन इंजील कहा जाएगा। नाम सरल और समझने में आसान था। क्यू युआन बहुत संतुष्ट था। खुशी के बाद क्यू युआन को थकान की एक मजबूत भावना महसूस हुई। उसने वास्तव में खुद को अतिरंजित कर लिया था। दुर्भाग्य से इसका अभ्यास केवल क्यूई रिफाइनिंग चरण के चरम तक ही किया जा सकता है। कल मुझे फाउंडेशन स्थापना को पूरी तरह से समझने के लिए कुछ भव्य व्याख्यानों में भाग लेने की आवश्यकता है और फाउंडेशन स्थापना चरण के लिए तकनीक को सही करने का प्रयास करना है। उसने प्रवेश करने के इरादे से गेम जेड स्लिप उठाए, लेकिन अंततः वह बहुत थक गया था। उसकी पलकें अनिच्छा से बंद हो गईं और गेम जेड स्लिप भी उसके शरीर में विलीन हो गई। मुझे आश्चर्य है कि जिनली कैसे कर रहा है। क्यू युआन गहरी नींद में सो गया। जुआन युआन निषिद्ध भूमि, एक ऐसी जगह जहां शायद ही कभी लोग आते हैं। निषिद्ध भूमि महान आतंक का प्रतिनिधित्व करती है। निषिद्ध भूमि के अंदर बेहद खतरनाक है और निषिद्ध भूमि की परिधि भी खतरे से भरी है, शायद ही कभी लोग आते हैं। विशेष रूप से जुआनयुआन निषिद्ध भूमि, जिसे सर्वोच्च सम्राटों द्वारा भी अभेद्य कहा जाता है। इस समय जुआनयुआन निषिद्ध भूमि के बाहर अप्रत्याशित मेहमानों का एक समूह आया। असाधारण पोशाक पहने 7 महिलाएं और कैदी कपड़े पहने 3 पुरुष थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे सभी अपनी पीठ पर सीढ़ी लिए हुए थे। जिनली ने जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की ओर देखा। उसने देखा कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की परिधि में एक सुरक्षात्मक बाधा प्रतीत होती है। इस बाधा को एक सम्राट भी नहीं तोड़ सकता था। बैरियर के माध्यम से जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में कुछ 100 मीटर की दूरी देखी जा सकती थी, लेकिन इन कुछ 100 मीटर में भी जिनली ने कई भयानक जानवर देखे। इस समय निषिद्ध सेना के कमांडर ने आगे कदम बढ़ाया। उसका चेहरा सम्मान दिखा रहा था। महाराज, हमने अभी आसपास के क्षेत्र की जांच की है और उन सभी ने कहा कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि नहीं बदली है और अंदर से कोई हंगामा नहीं हुआ है। ये सुनकर जिनली की आंखों में संदेह का निशान दिखाई दिया। कुछ समय पहले क्यू युआन ने उसे बताया कि वह जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में राक्षसों को लगातार पीस रहा था। यदि वह राक्षसों को पीस रहा था तो जुआनयुआन निषिद्ध भूमि के अंदर से कुछ हंगामा होना चाहिए। लेकिन उसे जो जानकारी मिली वह इस तरह थी जिससे वह झिझक रही थी। निषिद्ध सेना के कमांडर के मन में भी कई सवाल थे। हालांकि वह महारानी के प्रति वफादार थी और वह महारानी के आदेशों का अटल रूप से पालन करती थी। हाँ, जिनली की आवाज़ ठंडी और गरिमापूर्ण थी। आप सभी सीढ़ियां लेकर जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। 6 निषिद्ध सेना के अभिजात वर्ग ने 3 कैदियों की ओर अपनी तलवारें खींचीं।
तीनों कैदी मौत की सजा पाए कैदी थे, जिन्हें बिना जाने किस लिए यहाँ लाया गया था। वे जानते थे कि आगे जुआनयुआन निषिद्ध भूमि है, जिसमें सम्राट स्तर के बिजलीघर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हालांकि अपनी पीठ पर तलवारें रखकर वे केवल सीढ़ियां ही ले जा सकते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। उसके बगल में निषिद्ध सेना के कमांडर ने अंततः पूछा, महाराज, आप जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में काम कर सकता है? जिनली भी अंदर से चिंतित था। वह 6 महिलाओं पर बहुत भरोसा करती थी। एक दोस्त ने मुझे बताया कि सीढ़ी ले जाना जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश की अनुमति दे सकता है। यह काफी बेतुका लगता है, निषिद्ध सेना के कमांडर ने कहा। निषिद्ध सेना के अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही महसूस किया। कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक बड़े पेड़ पर 2 आदमी थे। उन्हें प्रधानमंत्री सिमार्टिंग ने भेजा था। चूंकि प्रधानमंत्री को जिनली के जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने विशेषज्ञों को नहीं भेजा। ऊपर से देखने वाले ये दोनों आदमी उत्सुक थे। साम्राज्य का क्या मतलब है? जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में घुसना एक बात है, लेकिन सीढ़ी क्यों ले जाएं? हास्यास्पद। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर पुरुषों द्वारा शासन किया जाता है और शायद ही कभी महिलाओं द्वारा। यह महारानी बहुत मजाकिया है। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी ले जाना बेतुका लग रहा था। ये कहने जैसा था कि कोई जोर से पाद कर चढ़ सकता है, लेकिन अगले ही पल उनके हाव भाव अविश्वसनीय हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की सुरक्षात्मक बाधा, जिसे सम्राट स्तर के बिजलीघर भी नहीं तोड़ सकते थे, ने सीढ़ी ले जाने वाले 3 कैदियों को खुले तौर पर प्रवेश करने की अनुमति दी। जिनली का दिल बेहद उत्साहित था। क्यूई युआन ने जो कहा वह सच था। कमांडर और निषिद्ध सेना के अन्य सदस्य सभी अविश्वास में थे। भले ही जिनली उत्साहित थी, वह शांत रही। हुआयू, पीछे के 2 कीड़ों का ख्याल रखना। हुआयू नाम का निषिद्ध सेना का सदस्य गायब हो गया। जिनली की निगाहें गहरी हो गईं। उसने जुआनयुआन निषिद्ध भूमि को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। कुछ सोच रहा हूँ। अध्याय 13, जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। इस समय वर्तमान कुलीन गार्ड और उनके कमांडर ने अभी भी अविश्वास के भाव पहने हुए थे। वह जुआनयुआन निषिद्ध भूमि थी, एक भयानक निषिद्ध स्थान जो अनगिनत सहस्राब्दियों से अस्तित्व में थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च सम्राट भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। हजारों वर्षों से अनगिनत मजबूत व्यक्तियों ने इसमें प्रवेश करने के तरीकों पर शोध किया था, जो सभी विफलता में समाप्त हुए थे। लेकिन अब सीढ़ी ले जाने से प्रवेश की अनुमति है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? जिनली की आवाज़ बर्फीली थी। यह मामला लीक नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन की कसम खाते हैं कि यह मामला किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं आएगा। उपस्थित कुलीन गार्ड मामले के महत्व को जानते थे। गार्डों का कमांडर उत्साहित था। ये हमारे सम्राट के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद है। एक बार जब हम जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने की विधि में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हम लोगों को अंदर भेज सकते हैं और निश्चित रूप से परिधि से कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकते हैं। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में कम से कम 10,000 वर्षों से किसी भी जीवित प्राणी द्वारा प्रवेश नहीं किया गया था। अंदर कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होनी चाहिए। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की गहराई अभी भी पता लगाने के लिए उनकी वर्तमान शक्ति से परे थी, लेकिन परिधि में निश्चित रूप से बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और कम भयंकर जानवर थे। गार्ड कमांडर सीढ़ी लेकर प्रवेश करने वाला था। यहाँ तक कि केवल परिधि में भी उसने पहले से ही कई अत्यंत कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखा था। जिनली का चेहरा ठंडा रहा, जिससे उसकी आंतरिक उत्तेजना का कोई संकेत नहीं मिला। उसके बगल में एक सीढ़ी थी, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं उठाया था। आगे के सत्यापन की आवश्यकता थी। अभी के लिए जल्दबाजी मत करो, आइए थोड़ा और देखें। मौत की सजा पाने वाले सभी कैदी बेहद दुष्ट व्यक्ति थे। इस समय 3 ले जाने वाली सीढ़ियां जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गईं। उनके चेहरों पर सदमा और भय दिखाई दे रहा था। एक आदमी ने एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखकर लालच दिखाया। उसने तुरंत उसे तोड़कर अपने पेट में भर लिया। बाहर शक्तिशाली कुलीन गार्ड थे। जीवित रहने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खाना ही एकमात्र मौका था। भागने के लिए उनकी वर्तमान गति लगभग आम लोगों के समान थी। जब कुलीन गार्ड उन पर नजर रख रहे थे, तो वे कैसे बच सकते थे? आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खाना उनके जीवित रहने का एकमात्र संभावित मौका था। मौत की सजा पाए कैदियों को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खाते हुए देखकर गार्ड कमांडर बेहद चिंतित था। यहाँ तक कि वह उन जड़ी बूटियों को इतनी लापरवाही से खाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन मौत की सजा पाने वाले कैदी उन्हें निगल रहे थे। महारानी जिनली शांत और चुप रहीं, जुआनयुआन निषिद्ध भूमि के अंदर देख रही थीं। ये देखकर गार्ड कमांडर केवल एक गहरा दिल का दर्द महसूस करते हुए रह सका। उसकी छाती से 3 औंस मांस काटने से ज्यादा दर्द हुआ। इस समय महारानी जिनली की पुतलियां सिकुड़ गईं। कुलीन गार्डों को भी सतर्क होने के लिए कुछ महसूस हुआ।
एक दहाड़ गूंज उठी और एक विशाल नीली आंखों वाला सफ़ेद फर वाला जानवर दिखाई दिया जो पूरे 10 फीट लंबा था। इसके फुटफॉल ने पेड़ों और कुचल वस्तुओं को तोड़ दिया, जिससे लकड़ी के चिप्स उड़ गए। जानवर 3 कैदियों से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। ऐसे भयंकर जानवर के लिए कुछ 100 मीटर कुछ क्षणों की बात थी। ब्लू गैंग टाइगर। गार्ड कमांडर का चेहरा गंभीर था। दानव राजा के स्तर पर एक भयानक जानवर। वह ब्लू गैंग टाइगर के बराबर एक किंग लेवल पावर हाउस थी, लेकिन वास्तविक युद्ध में वह ब्लू गैंग टाइगर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ब्लू गैंग टाइगर स्वाभाविक रूप से खून का प्यासा था। तीनों कैदी बर्बाद हो गए। ब्लू गैंग टाइगर के साथ वे संघर्ष के बिना जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ब्लू गैंग टाइगर को देखकर 2 कैदियों ने अपनी सीढ़ियां गिराईं और बेतहाशा भाग गए। एक इतना डर गया था कि उसके पैर बाहर निकल गए, उसकी सीढ़ी से चिपक गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। दहाड़। ब्लू गैंग टाइगर ने 2 भागने वाले कैदियों पर ऊर्जा का एक विस्फोट करते हुए दहाड़ लगाए। उनके शरीर अकड़ गए, गिर गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। खून और मांस के छींटे पड़ गए। शेष कैदी अपनी सीढ़ी से चिपके हुए डर के मारे खुद को गीला कर लिया। ब्लू गैंग टाइगर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंतन या श्रद्धा का एक अजीब रूप दिखाई दे रहा था। फिर ये चला गया। गार्ड कमांडर दंग रह गया। अन्य गार्ड भी चौंक गए। ब्लू गैंग टाइगर क्यों चला गया? क्या ये स्वभाव से रक्तपिपासु नहीं था? क्या ये प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान पर हमला नहीं करेगा? महारानी जिनली की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। सीढ़ी ले जाने से जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश की अनुमति थी, बिना किसी बाधा के। क्यूई युआन ने झूठ नहीं बोला था। क्यूई युआन सच कह रहा था। क्यूई युआन, तुम कौन हो? जिनली भ्रमित महसूस कर रही थी और उसके दिल में हीनता का एक संकेत आ गया। लेकिन उसने जल्दी से उस भावना को त्याग दिया। हर कोई अपनी सीढ़ियां ले जाओ और मेरे पीछे आओ। याद रखें, भले ही आपका सामना भयंकर जानवरों से हो, अपनी सीढ़ियों को मत छोड़ो, समझे? हाँ महाराज। गार्डों ने अनुपालन किया। गार्ड कमांडर ने सलाह दी, महाराज आप महान स्थिति के हैं, आपको ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहिए। जब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करते हैं तब तक हमें अंदर जाने दो। महारानी जिनली ने क्यूई युआन के बारे में सोचा। अगर वह अंदर नहीं जाती तो वह क्यूई युआन के विश्वास को धोखा देगी। ये ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। महारानी जिनली के शब्द निर्विवाद थे। समूह अपनी सीढ़ियां लेकर जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने शेष कैदी के साथ भी व्यवहार किया। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। ये 3 फूलों की खुशबू है। हुआन यू घास, हरा फल। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की परिधि में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की प्रचुरता पर कुलीन गार्ड खुश थे। ये स्थान 10,000 वर्षों से अछूता था। यहाँ की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कल्पना से परे थीं। अन्य निषिद्ध भूमि के विपरीत, जहाँ परिधि की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लंबे समय से मजबूत व्यक्तियों द्वारा काटी गई थीं, केवल खतरनाक गहराई को छोड़कर। लेकिन अब वे जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की परिधि में एक समृद्ध फसल काट रहे थे। केवल 1 घंटे में हम पहले ही 23 राजा ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई कर चुके हैं। जिनली मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भर सका। किंग ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, यहाँ तक कि नांगन साम्राज्य की महारानी जिनली के लिए भी, उसने अपने जीवन में 10 से भी कम का सेवन किया था। और यहाँ इतने कम समय में उन्होंने 23 को इकट्ठा कर लिया था। अन्य ग्रेड की और भी अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। अकेले ये छोटी फसल राष्ट्रीय खजाने के वार्षिक राजस्व से अधिक थी। गार्ड कमांडर का चेहरा चमक उठा। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ हम कई मजबूत व्यक्ति पैदा कर सकते हैं और कई विशेषज्ञों को हमारी सेवा करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। जिनली भी प्रसन्न थे। उसे याद आया कि क्यूई युआन ने कहा था कि उसने जुआनयुआन निषिद्ध भूमि को साफ कर दिया है। हाँ, साफ हो गया है। कुछ सोचते हुए उसने कहा, हमें सम्राट ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, विशेष रूप से 9 फूल आकाशीय की कटाई के लिए जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में गहराई तक जाने की जरूरत है। जिनली वास्तव में 9 फ्लावर सेलेस्टियल की कटाई के लिए गहराई तक जाना चाहते थे। लेकिन एक और कारण था। आसपास के गार्डों के चेहरे थोड़े बदल गए। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की गहराई में सम्राट ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन सम्राट स्तर के भयंकर जानवर भी थे। यदि उनका सामना राजा स्तर के भयंकर जानवर से हो तो भी वे बच सकते थे। लेकिन एक सम्राट स्तर के भयंकर जानवर का सामना करने का मतलब लगभग निश्चित मौत थी। उन्होंने अपनी सीढ़ियों को और अधिक कसकर पकड़ लिया। आश्चर्य है कि क्या सीढ़ियां अभी भी प्रभावी होंगी। हम महामहिम के साथ चलेंगे। अच्छा, जिनली ने सिर हिलाया। पासा पलटने के लिए 20 राजा ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पर्याप्त नहीं थीं। आंटी किन की चोटों को ठीक करने और यहाँ तक कि आंटी किन को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उसे 9 फ्लावर सेलेस्टियल की आवश्यकता थी। उसे अन्य सम्राट ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को भी इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। बेशक वह जुआनयुआन निषिद्ध भूमि की गहराई भी देखना चाहती थी, जहां क्यूई युआन आधे साल तक रुका था।
सुंदरियों का समूह, सीढ़ी ले जाना, सावधानी से जुआनवान निषिद्ध भूमि से होकर गुजरा। जब भी उनका सामना भयंकर जानवरों से होता था, चाहे वे मजबूत, कमजोर, क्रूर या कोमल हों, तो जानवर उन्हें नजरअंदाज कर देते थे, यहाँ तक कि उन्हें नुकसान पहुंचाने से भी बचते थे। इस दृश्य ने गार्ड कमांडर को आश्चर्यचकित कर दिया। सीढ़ियां ले जाने से हम जानवरों द्वारा हम पर हमला किए बिना जुआनवान निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। बोलने के बाद उसने कहा, वह उल्लेखनीय व्यक्ति कौन है जिसने महामहिम को यह विधि बताई थी? दूसरों ने भी जिज्ञासा से भरे जिनली की ओर देखा। यह एक सर्वोच्च सम्राट होना चाहिए, है ना? अध्याय 14, मेहनती क्यूई युआन। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। जिनली की आंखों की गहराई में नम्रता का एक निशान चमक उठा। वह मेरा दोस्त है, उसने कहा। मैं उसकी पहचान के बारे में भी बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। उपस्थित कुछ इंपीरियल गार्ड सभी हिल गए। वास्तव में यह असाधारण व्यक्ति कौन है? ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद इतना मेहनती होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कड़ी मेहनत की अच्छी गुणवत्ता वास्तव में मेरे जीन में निहित है। क्यूई युआन ने अपने शरीर को फैलाया और बहुत खुश महसूस किया। आज कठपुतली बिल्ली के बुलाने से पहले ही वह उठ चुका था। निश्चित रूप से खेल नहीं खेलना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, तभी आप इतनी खूबसूरत सुबह का आनंद ले सकते हैं। इस समय जियांग लिंगसू की आवाज़ आई, वरिष्ठ भाई, हमने अपना सुबह का अभ्यास समाप्त कर लिया है। ये सुनकर क्यूई युआन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जियांग लिंगसू ने जारी रखा, हालांकि पिछले दिनों की तुलना में वरिष्ठ भाई, आपने प्रगति की है। यदि आप अभी जो कहा उसका पालन कर सकते हैं और अब उन पतनशील खेलों को नहीं खेल सकते हैं, तो भविष्य आशाजनक है। खेल नहीं खेलना असंभव है, क्यूई युआन ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि आप भविष्य में मेरी देखभाल करेंगे? जियांग लिंगसू मुस्कुराया, यदि आप अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप मेरी देखभाल कैसे कर सकते हैं? ऐसा न होने दें कि परेशानी पैदा करने के बाद आपको अपनी देखभाल करने के लिए अपनी छोटी बहन की आवश्यकता है। आप मेरी देखभाल करना भी बुरा नहीं है, क्यूई युआन ने कहा। मेरी पसंदीदा कहावत है, अगर कोई धन हासिल करता है तो पुराने दोस्तों को मत भूलना। जियांग लिंगसू ने क्यूई युआन पर अपनी आंखें घुमाईं। क्यूई युआन ने कुछ सोचा और खेती की तकनीक की जेड पर्ची निकाली। जूनियर सिस्टर, यहाँ आपकी जेड स्लिप वापस आ गई है। धन्यवाद। जियांग लिंगसू ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ जेड स्लिप ली। वरिष्ठ भाई, क्या आपने अपनी खुद की साधना तकनीक बनाई है? सहज रूप में, क्यूई युआन ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन यह अभी तक सही नहीं है। इसकी खेती केवल क्यूई रिफाइनिंग चरण के चरम तक ही की जा सकती है। मुझे इसे फाउंडेशन स्थापना चरण तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। ये सुनकर जियांग लिंगसू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर और भी खुशी से हंसा। केवल 2 दिन और सीनियर ब्रदर ने एक साधना तकनीक बनाई है, वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा। वह बेईमानी से बोली, क्योंकि यह असंभव है। जब तक खेती की तकनीक बनाने के बजाय ये किसी और की तकनीक को संशोधित करने और उसे अपना होने का दावा करने जैसा है। बेशक यह अभी भी बहुत प्रभावशाली है। क्या आप मेरे द्वारा बनाई गई तकनीक का अभ्यास करना चाहेंगे? क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा, आप जिन तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं। वे किसी इकाई के लिए पोषण बन जाएंगे। स्वाभाविक रूप से क्यूई युआन ऐसी तकनीकों का अभ्यास नहीं करेगा। आपकी तरह के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग लिंगसू ने मना कर दिया। उसने जिस तकनीक का अभ्यास किया वह एक स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरी तकनीक पर स्विच करेगी। वरिष्ठ भाई, आपकी पोशाक को देखते हुए क्या आप पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, क्यूई युआन ने सिर हिलाया। मैं तकनीक का फाउंडेशन स्थापना हिस्सा बनाने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे फाउंडेशन प्रतिष्ठान, विशेष रूप से इसके ग्रेड के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पहाड़ से नीचे जाने और फाउंडेशन स्थापना पर कुछ व्याख्यान सुनने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर जियांग लिंगसू को और भी यकीन हो गया कि सीनियर ब्रदर ने पहले जो कहा था वह सभी चुटकुले थे। फाउंडेशन स्थापना के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है और फिर भी एक खेती तकनीक बनाने की योजना बना रहा है। क्या ऐसी तकनीक का वास्तव में अभ्यास किया जा सकता है? जाने से पहले जियांग लिंगसू ने कृपया याद दिलाया, वरिष्ठ भाई, खेती की तकनीक एक कृषक की नींव है, उन्हें हल्के में संशोधित न करें। ... आधे घंटे बाद क्यूई युआन व्याख्यान कक्ष में बैठ गया। वह जल्दी आया और उसे एक अच्छी सीट मिल गई। बाद में अधिक से अधिक शिष्य आए और जब उन्होंने क्यूई युआन को देखा तो उन सभी ने हैरान भाव दिखाए। उन्होंने अपनी आवाज़ कम की और फुसफुसाए, उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ है, एक सच्चा शिष्य। वह व्याख्यान के लिए यहाँ कैसे आया है? यह कोई साधारण बैंगनी वस्त्र नहीं है, कॉलर को देखो, 9 सोने की रेखाएं हैं। वह एक साधारण सच्चा शिष्य नहीं है, बल्कि एक चोटी का मुख्य शिष्य है। क्या? यहाँ के लोगों ने क्यूई युआन को विस्मय और उलझन से भरी आंखों से देखा।
आखिरकार इस तरह के व्याख्यान में आमतौर पर केवल बाहरी शिष्य और सेवक शिष्य भाग लेते थे, शायद ही कभी आंतरिक शिष्य, सच्चे शिष्यों की तो बात ही छोड़ दें। दिव्य प्रकाश संप्रदाय में शिष्यों को सच्चे शिष्यों, औपचारिक शिष्यों और सेवक शिष्यों में विभाजित किया गया था। सेवक शिष्यों का दर्जा सबसे निचला था, वे खेती कर सकते थे लेकिन उन्हें काम करना पड़ता था। औपचारिक शिष्यों को आंतरिक और बाहरी शिष्यों में विभाजित किया गया था, दोनों औपचारिक रूप से एक शिखर में शामिल हो गए थे। जब एक आंतरिक शिष्य औपचारिक रूप से बड़ों में से एक गुरु को लेता था तो वे एक सच्चे शिष्य बन जाते थे। सच्चे शिष्यों के बीच मतभेद भी थे जो मुख्य रूप से उनके गुरु की ताकत में परिलक्षित होते थे। एक शिखर प्रधान शिष्य वास्तव में शिष्यों के बीच एक शिष्य था, यहाँ तक कि साधारण बुजुर्गों ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे मुख्य शिष्य को शिखर गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाया गया था, वे इस तरह के व्याख्यान में क्यों आएंगे। वह 7 कलर्स पीक क्यूई युआन का मुख्य शिष्य है। ये वास्तव में वह है जैसा कि मुख्य शिष्य से अपेक्षा की जाती है, वह बहुत सुंदर है। इन सेवक शिष्यों और औपचारिक शिष्यों ने क्यूई युआन की पहचान जानने पर विभिन्न अभिव्यक्तियां थीं, कुछ ईर्ष्या, विस्मय और ईर्ष्या के साथ। वह यहाँ क्यों आया? ऐसा कहा जाता है कि उसने 7 कलर्स पीक के पीक मास्टर को इतना नाराज कर दिया कि पीक मास्टर ने गुस्से में हॉल के दरवाजे बंद कर दिए। वैसे मैंने आपको केवल ये बताया था, इसे चारों ओर मत फैलाओ। शिखर गुरु को नाराज करने की हिम्मत करते हुए वह वास्तव में साहसी है। मैंने सुना है कि अन्य सच्चे शिष्य क्यूई युआन को एक विद्रोही कहते हैं जो अपने गुरु की अवहेलना करता है और धोखा देता है। भीड़ ने एनिमेटेड रूप से चर्चा की और कुछ अच्छी दिखने वाली महिला शिष्य थी जिन्होंने क्यूई युआन पर चुलबुली नजर डाली। हालांकि क्यूई युआन के अपने मालिक की अवहेलना करने के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने परेशानी में पड़ने से बचने के लिए बहुत अधिक स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं की। क्यूई युआन अपनी सीट पर बैठ गया, थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। वास्तव में सुंदर पुरुष ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। धूप की लगभग आधी छड़ी बाद में व्याख्याता आखिरकार आ गया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसका एक पैर कब्र में था। उसने क्यूई युआन को देखा, थोड़ा स्तब्ध था, फिर उसकी आंखों में गर्व का भाव चमक उठा। उसने सोचा, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके व्याख्यान इतने अच्छे थे कि एक प्रमुख शिष्य भी सुनने आया था। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वह 200% क्षमता पर प्रदर्शन करेंगे, व्याख्यान को गहरा और भव्य बनाएंगे और निश्चित रूप से क्यूई युआन को प्रभावित करेंगे। दूसरे शब्दों में, वह दिखावा करने का इरादा रखता था। मेरा नाम जू रेनशान है। आज मैं आपको फाउंडेशन स्थापना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में सिखाऊंगा। जू रेनशान के बोलने के बाद नीचे के शिष्य गंभीर हो गए। हालांकि उनकी खेती अभी भी फाउंडेशन स्थापना से बहुत दूर थी, लेकिन इसके बारे में पहले से जानना महत्वपूर्ण था। क्यूई रिफाइनिंग के ऊपर फाउंडेशन स्थापना है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बनना किसी को हमारे दिव्य प्रकाश संप्रदाय में एक प्रबंधक बनने के लिए योग्य बनाता है जो प्रसाद का आनंद लेता है। हालांकि फाउंडेशन स्थापना बेहद कठिन है जो दाव के कई साधकों को अवरुद्ध कर रही है। जू रेनशान ने अपनी आंखों में उदासीन भाव के साथ बात की। इसके बाद वह लगभग फाउंडेशन स्थापना हासिल नहीं कर सका था। फाउंडेशन प्रतिष्ठान की गुणवत्ता भी भिन्न होती है। आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन स्थापना के लिए फाउंडेशन स्थापना सामग्री की आवश्यकता होती है, उन्हें किसी की नींव बनाने के लिए नींव के रूप में उपयोग किया जाता है। फाउंडेशन स्थापना सामग्री का ग्रेड जितना अधिक होगा, फाउंडेशन स्थापना का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। जू रेनशान ने वाक्पटुता से बात की। तुरंत नीचे एक शिष्य ने कहा, मुझे पता है, फाउंडेशन स्थापना सामग्री को बेहतर, मध्यम और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया है, जिसमें श्रेष्ठ सबसे अच्छा और सबसे खराब है। जू रेनशान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फाउंडेशन स्थापना सामग्री का ग्रेड जितना अधिक होगा, फाउंडेशन स्थापना प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। आप फाउंडेशन स्थापना सामग्री के ग्रेड जानते हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ ही जानते हैं कि फाउंडेशन प्रतिष्ठान में भी ग्रेड हैं। ये सुनकर दर्शकों में से कई लोगों ने और भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे वे नहीं जानते थे। जू रेनशान ने क्यूई युआन की सीट पर नज़र डाली। क्यूई युआन को भी ध्यान से सुनते हुए देखकर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। फाउंडेशन स्थापना को मॉर्टल फाउंडेशन, स्पिरिट फाउंडेशन, अर्थवेन फाउंडेशन और इमोर्टल फाउंडेशन में विभाजित किया गया है। आमतौर पर अवर नींव स्थापना सामग्री के परिणामस्वरूप मॉर्टल फाउंडेशन होता है। मैं एक मॉर्टल फाउंडेशन कल्टीवेटर हूँ जिसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। दुर्भाग्य से युआन डैन बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। मीडियम फाउंडेशन स्थापना सामग्री के परिणामस्वरूप स्पिरिट फाउंडेशन होता है, हालांकि अर्थवेन फाउंडेशन भी संभव है। सुपीरियर फाउंडेशन स्थापना सामग्री अर्थवेन फाउंडेशन के अनुरूप है। ऐसा कहा जाता है कि बेहतर फाउंडेशन स्थापना सामग्री के ऊपर, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की सामग्रियाँ भी हैं जिनके परिणामस्वरूप अमर फाउंडेशन हो सकता है। अमर फाउंडेशन एक सच्चे अमर बनने की क्षमता का प्रतीक है। दर्शकों में से सभी ने तेजी से सांस ली। सच्चा अमर कौन नहीं बनना चाहता? बेशक फाउंडेशन स्थापना के प्रत्येक स्तर में उपस्तर भी होते हैं।
क्यू युआन ने भौहें सिकोड़ ली और अचानक पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ शिक्षक, क्या अमर फाउंडेशन सबसे अच्छा फाउंडेशन प्रतिष्ठान है? सेवन कलर्स पीक के मुख्य शिष्य को उससे एक प्रश्न पूछते हुए सुनकर जू रेनशान की दाढ़ी गर्व से लगभग ऊपर उठ गई। नहीं, अमर फाउंडेशन के ऊपर प्रसिद्ध हेवनली दाओ फाउंडेशन है, जो सबसे मजबूत फाउंडेशन प्रतिष्ठान है। फिर शिक्षक, स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन क्या है? क्यू युआन ने गंभीरता से पूछा। जू रेनशान इससे दंग रह गया। वह एकमात्र फाउंडेशन स्थापना कृषक हेवनली दाओ फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और कहा, तथाकथित स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन गहरा और रहस्यमय है। मेरे पास केवल कुछ अनुमान हैं। उनकी बात सुने लेकिन उन्हें गंभीरता से न लें। इतना कहने के बाद जू रेनशान ने राहत की सांस ली। उसने चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। वैसे भी उन्होंने पहले ही कहा था कि यह सिर्फ उनका अनुमान था, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस तरह की चीज़ यहाँ के शिष्य अपने जीवन काल में कभी भी उपयोग नहीं करेंगे। वह चीज़ों को बना सकता था और कोई भी उसे उजागर नहीं करेगा। ये सुनकर क्यू युआन ने तुरंत अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। वह जानना चाहता था कि वास्तव में स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन प्रतिष्ठान क्या था। अध्याय 15, तथाकथित स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन स्थापना। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। जू रेनशान ने अपना गला साफ किया। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती नींव स्थापना सामग्री क्या है? उसने नीचे के शिष्यों की ओर देखा, जो एक प्रबुद्ध गुरु की तरह दिखाई दे रहा था। क्या ये 9 हेवंस डिवाइन थंडर फ्रूट है? एक महिला शिष्या ने अस्थायी रूप से पूछा। जू रेनशान ने जवाब दिया, 9 हेवंस डिवाइन थंडर फ्रूट, जिसके बारे में अफवाह है कि यह केवल 9 हेवंस थंडर डोमेन में पैदा हुआ है, शीर्ष ग्रेड से ऊपर एक असाधारण नींव स्थापना सामग्री है, जिसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, लेकिन फिर भी सबसे कीमती नहीं है। स्टार टियर, जुआनहुआन प्राइमल क्यूई, सुप्रीम बोन। उपस्थित कई शिष्यों ने अत्यंत मूल्यवान नींव स्थापना सामग्री का उल्लेख किया। ये नींव स्थापना सामग्री पौराणिक खजाने थे। जू रेनशान ने क्यू युआन की ओर रुख किया, जो गहरी सोच में था, और पूछा, क्यू युआन, आपको क्या लगता है कि यह क्या है? क्यू युआन ने उत्तर दिया, स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन प्रतिष्ठान। चूंकि यह स्वर्गीय दाओ है, क्या ये स्वर्गीय दाओ से संबंधित हो सकता है? जू रेनशान ने प्रशंसा की, आप सही कह रहे हैं। स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन प्रतिष्ठान के लिए सामग्री होनी चाहिए। उस पल क्यू युआन ने अचानक प्रबुद्ध महसूस किया, जैसे कि उसे एक दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ हो। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग खुल गया है। वह समझने वाला था। उसकी अभिव्यक्ति उत्तेजित और थोड़ी पागल हो गई। मैं अब समझ गया। स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन प्रतिष्ठान, तो यह ऐसा ही है। क्यू युआन ने जू रेनशान को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर अपनी छुट्टी ले ली। एपिफेनी क्षणभंगुर है, उसे इसे तुरंत रिकॉर्ड करना था। ये देखकर जू रेनशान मुस्कुरा दी। उन्होंने दिव्य चमक संप्रदाय के अन्य शिष्यों को समझाना जारी रखा, दुनिया में एक प्रकार का चमत्कारी पदार्थ है जिसे स्वर्गीय शिरा क्यूई कहा जाता है, जिसे स्वर्गीय दाव से बहाए गए क्यूई का एक टुकड़ा कहा जाता है। इसे प्राप्त करने से स्वर्गीय दाव फाउंडेशन बन सकता है। ये ऐसी चीजें थीं जो जू रेनशान ने प्राचीन पुस्तकों में पढ़ी थीं। स्वर्गीय नस क्यूई सबसे कीमती नींव स्थापना सामग्री है। ... 7 रंग की चोटी पर क्यू युआन एक टकटकी में बैठ गया। उसका दिमाग असामान्य रूप से सक्रिय था। स्वर्गीय दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान, तो तथाकथित स्वर्गीय दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान का अर्थ है स्वर्गीय दाव को नींव स्थापना सामग्री के रूप में उपयोग करना। क्यू युआन के पास एक एपिफेनी थी। यदि उसका लक्ष्य बहुत भव्य नहीं होता, तो इस दुनिया का स्वर्गीय दाव सीधे उसे आशीर्वाद दे सकता था, उसे फूलों से ताज पहना सकता था। स्वर्गीय दाव ने उसे बहुत पसंद किया, उसे 3 फूल दिए और यहाँ तक कि 2 अतिरिक्त भी फेंके। क्यू युआन ने हैरान भाव से आकाश की ओर देखा, लेकिन मैं स्वर्गीय दाव को अपनी नींव स्थापना सामग्री में कैसे परिष्कृत करूं? मुझे आश्चर्य है कि स्वर्गीय दाव का स्वाद कैसा है, अगर यह खाने योग्य है। दुर्भाग्य से किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। स्वर्गीय दाव की बात करते हुए ऐसा लगता है कि मुझे जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में स्वर्गीय दाव का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। क्या इसका उपयोग नींव स्थापना सामग्री के रूप में किया जा सकता है? क्यू युआन की आत्माएं उठ गईं, कुछ असाधारण महसूस हुआ। वह गेमिंग जेड स्लिप उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं थी, लेकिन वह आलसी था, गहराई से सोचने के लिए बहुत आलसी था। मुझे खेल खेले हुए कुछ समय हो गया है, चलो शुरू करते हैं। इस विचार के साथ क्यू युआन ने खेल में फिर से प्रवेश किया। हमेशा की तरह उसने खुद को जमीन में दबा हुआ पाया। चैट इंटरफेस खोलते हुए उन्होंने जिनली का एक संदेश देखा। वह मुस्कुराया, क्या मैंने आपको नहीं बताया? अब जुआनयुआन निषिद्ध भूमि मेरे आकार में है, आप जो चाहें ले सकते हैं। वह उदार महसूस करता था। जुआनयुआन निषिद्ध भूमि में सबसे मूल्यवान वस्तुएं पहले ही उसके द्वारा ले ली गई थीं। जहां तक उन तथाकथित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बात है, उनके लिए वे सिर्फ स्नैक्स थे। खराब स्वाद वाले स्नैक्स इसके लायक नहीं थे।
इसके अलावा वे जड़ी बूटियां उसके लिए एक राक्षस को मारने की तुलना में कम प्रभावी थीं। उसने फिर उत्तर दिया, वे जड़ी बूटियां औसत मूल्य की हैं, सबसे मूल्यवान चीजें भयंकर जानवर हैं। किसी को मारने से आपको बहुत अनुभव मिल सकता है और जल्दी से स्तर बढ़ सकता है। लेकिन संदेश भेजने के बाद क्यूई युआन को इसका पछतावा हुआ। जिनली को निम्न स्तर पर होना चाहिए, उन राक्षसों को हराने में असमर्थ होना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो परिधान निषिद्ध भूमि पर आएं। मैं राक्षसों की खेती में आपकी मदद करूंगा। मुझे कहना होगा, यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। संदेश भेजने के बाद क्यूई युआन गड्ढे से बाहर निकल गया। वह 82 के स्तर पर थे, लेकिन गाम एंड फॉरबिडन लैंड में उसे अभी भी सावधान रहने की जरूरत थी। जुआन युआन निषिद्ध भूमि में छोटे राक्षसों ने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी, लेकिन गाम एंड फॉरबिडन लैंड में लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि मुझे खेल को फिर से पीसने की जरूरत है। क्यूई युआन बड़बड़ाया। खेल में साधना सूक्ष्मता से उसके वास्तविक शरीर को प्रतिक्रिया देगी, इसलिए वह खेल में बराबरी करता रहा। साथ ही एक कालकोठरी पूरी करने के बाद उसे पुरस्कार मिल सकता है। स्वर्गीय दाव का टुकड़ा वह था जिसे वह प्राप्त करने की सबसे अधिक आशा करता था। वह उनकी नींव स्थापना सामग्री थी। इस विचार के साथ उन्होंने राक्षसों की लगन से खेती करना शुरू कर दिया। गाम एंड फॉरबिडन लैंड के परिधान राक्षस ज्यादातर एक साथ दिखाई देते हैं। मुझे निपटने के लिए एकांत लोगों को खोजने की जरूरत है, क्यूई युआन ने सोचा। परिधान राक्षसों ने मिलकर काम किया और अगर उन्हें घेर लिया गया तो वह भी मर जाएगा। एक बार जुआन युआन निषिद्ध भूमि में क्यूई युआन घायल हो गया था, जिससे उसका खेल चरित्र कई दिनों तक खराब स्थिति में रहा, जिसने उसके वास्तविक शरीर को भी थोड़ा प्रभावित किया। इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। चुपके क्यूई युआन ने स्टील्थ मोड में प्रवेश किया। 82 के स्तर पर उनकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई और उन्होंने कई खेल कौशल हासिल किए। बेशक साधना की दुनिया में इन्हें दिव्य क्षमताएं कहा जा सकता है। उन्होंने मुख्य रूप से 2 प्राथमिक कौशल और 8 छोटे कौशल प्राप्त किए। प्रत्येक 30 स्तरों के लिए उन्होंने एक प्राथमिक कौशल प्राप्त किया। हर 10 स्तरों के लिए उन्होंने एक छोटा कौशल प्राप्त किया। क्यूई युआन के 2 प्राथमिक कौशल स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड तकनीक और ओवरबियरिंग स्ट्रेंथ थे। चुपके एक छोटा सा कौशल था जो अपने फॉर्म को छिपा सकता था और तेजी से आगे बढ़ सकता था। गाम एंड फॉरबिडन लैंड में क्यूई युआन कई जंगलों से होकर गुजरा और कई अजीब परिधान राक्षसों को देखा। विशेष रूप से एक निश्चित जंगल में उसे ऐसा लगा जैसे वह न केवल एक निश्चित भूमि में प्रवेश कर गया है। घने जंगल में कई पेड़ थे। हर पेड़ पर रंग बिरंगी ब्रा और पैंटी लटका दी गई थी। हवा के साथ पैंटी फड़फड़ाने लगी। दृश्य बेहद हास्यपूर्ण था। क्यूई युआन ने कई जोड़ी जांघियां भी देखीं। अगर कोई विकृत यहाँ आता तो जरूर खुशी से चिल्ला उठता, लेकिन अगर उस विकृत ने इन पैंटी को छुआ तो परिणाम दुखद होगा। पैंटी की प्रत्येक जोड़ी का स्तर 30 से कम नहीं था। क्यूई युआन ने जल्दी से क्षेत्र छोड़ दिया। लगभग आधे घंटे के बाद क्यूई युआन आखिरकार रुक गया। आखिरकार कुछ कपड़ों के साथ एक जगह मिल गई। उसने आगे पानी के किनारे कपड़े धोते हुए दर्जनों या उससे अधिक परिधान राक्षसों को देखा। ये परिधान राक्षस 30 और 50 के स्तर के बीच थे। वे कपड़े धो रहे थे। क्यूई युआन जोर से चिल्लाया, राक्षसों, मेरी तलवार का सामना करो। सुनहरी तलवार तुरंत बड़ी हो गई, कई फीट लंबी हो गई। विशाल तलवार बह गई, जिससे आंधी चली गई, जिससे नदी का पानी पलट गया। तलवार वस्त्र राक्षसों पर गिरी, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। अनुभव जोड़ 100, अनुभव जोड़ 300, ... अनुभव जोड़ 200। 82 के स्तर पर क्यूई युआन इन निम्न स्तरीय परिधान राक्षसों को आसानी से मार सकता था। बुरा नहीं है, क्यूई युआन ने अपने हाथों को थपथपाया। अन्य परिधान राक्षसों को खोजने का समय। हमला करने से पहले उसने हंगामा को कवर करने के लिए एक मामूली कौशल का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह अन्य परिधान राक्षसों को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि क्यूई युआन के आश्चर्य के लिए जैसे ही वह चला गया, सैकड़ों परिधान राक्षस दौड़ रहे थे। उसी समय उसने महसूस किया कि सभी दिशाओं से वस्त्र राक्षस भी उसके रास्ते पर आ रहे थे। वह दंग रह गया, मैं कैसे उजागर हुआ। वह जल्दी से दौड़ने लगा। यदि घिरा हुआ है तो परिणाम दयनीय होगा। अध्याय 16, महारानी जिनली से मदद मांगना। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। 1 घंटे बाद क्यूई युआन जोर से हौंफ रहा था। यह पुष्टि करने के बाद कि उसके पीछे कोई नहीं है, वह एक घाटी में लेट गया। यह कोई खेल नहीं खेल रहा है, यह मेरे जीवन के लिए बच रहा है। एक दूरदराज के इलाके में सिर्फ 1 दर्जन या उससे अधिक परिधान राक्षसों को मारने के बाद सैकड़ों और हजारों परिधान राक्षसों ने उसे घेर लिया। वह भागता रहा, अंत में भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता रहा। क्यूई युआन उठ बैठा, उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था। अन्य परिधान राक्षसों ने मुझे कैसे खोजा? वह बहुत हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी परिधान राक्षस एक ही धारणा साझा करते हैं? क्यूई युआन ने उस जर्ग के बारे में सोचा जो उसने पिछले एनीमे में देखा था।
कुछ एनीमे में ज़र्ग को उसी प्रणाली का उपयोग करके एकमात्र शरीर द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगर ऐसा है तो ये परेशानी है। इस मामले में विभाजन और विजय की उसकी रणनीति विफल हो जाएगी। वह बहुत व्यथित था। इस गेम मैप को उसकी कल्पना से कहीं अधिक पीसना कठिन था। शायद मुझे जिनली से मदद मांगनी चाहिए। उसके पास कुछ खेल रणनीतियां हो सकती हैं। क्यू युआन ने सोचा, फिर एक संदेश भेजा, परिधान निषिद्ध भूमि में परिधान राक्षस बहुत अधिक हैं। आज मैंने ब्रा और पैंटी से भरा जंगल देखा। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि अगर मैं एक तस्वीर लेता और उसे ऑनलाइन पोस्ट करता तो यह निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा। मुझे आज परिधान राक्षसों का शिकार करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्यू युआन ने अपने सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन किया और उसे बाहर भेज दिया। क्या आपके पास वहाँ कोई रणनीति है? कृपया उन्हें मेरे पास भेजें। मैं बहुत आभारी रहूंगा। प्रधानमंत्री महामहिम महल लौट आए हैं, एक लंबे वस्त्र में एक आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। जिन लोगों को हमने भेजा था वे चले गए हैं। सिमा टीम शतरंज खेल रही थी। ये सुनकर वह हंसे और वस्त्र पहने आदमी को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसके साथ शतरंज खेल रहे नागरिक अधिकारी से कहा, बो चांग, क्या आपको यकीन है कि इसे यहाँ रखने से मेरी एक टुकड़ी लग जाएगी? मेरे टुकड़े जुड़े हुए हैं, हर जगह सच्ची आंखों के साथ। समग्र स्थिति तय हो गई है, आप पहले से ही गतिरोध में हैं। ये सुनकर सिविल अधिकारी ने चापलूसी करते हुए कहा, आपका शतरंज कौशल मुझसे कहीं आगे निकल गया है। स्थिति गंभीर है और मैं जो भी टुकड़ा कर सकता हूं वह ले लूंगा। सिमा टींग ठठाकर हंसी। वर्तमान महारानी जिनली शतरंज की बिसात पर एक काले टुकड़े की तरह थी जिसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक कोने वाला जानवर लड़ेगा, लेकिन मौत केवल समय की बात है। नागरिक अधिकारी ने तब अवसरवादी रूप से कहा, 6 दिनों में जब बूढ़ी महिला किन हार जाएगी, हम सभी हमला करेंगे। तब तक दक्षिणी कियान प्रधानमंत्री का डोमेन होगा। ये सुनकर शक्तिशाली मंत्री सिमा टींग की आंखें और अधिक हंसी से भर आईं। हालांकि दक्षिणी कियान साम्राज्य पहले से ही उसका था, लेकिन इसकी तुलना उसके अधिकार से नहीं की जा सकती थी। जिनली अच्छे मूड में थे। उसने अभी अभी आंटी किन को देखा था और उसे शाही दवा 9 फ्लावर काइलिन दी थी। इस शाही दवा के साथ आंटी किन की चोटें अब कोई समस्या नहीं होंगी। इसके अलावा आंटी किन एक सम्राट के दायरे में भी कदम रख सकती हैं। जिनली के लिए ये निस्संदेह रोमांचक खबर थी। ऐसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, एक अतिरिक्त सम्राट स्तर के विशेषज्ञ होने से उसे सिमा टींग के खिलाफ अधिक आत्मविश्वास मिला। और यह सब क्यू युआन द्वारा उसके लिए लाया गया था। क्यू युआन के बारे में सोचकर उसकी भावनाएं जटिल थीं। इस समय लिंगलोंग युक्सी फिर से चमक उठी। उसने लिंगलोंग युक्सी को बाहर निकाला, उसकी खुशी बढ़ गई। उसने अंदर की सामग्री को देखा, इसे आधिकारिक दस्तावेजों की तुलना में अधिक ध्यान से पढ़ा, शब्द दर शब्द। जब उसने देखा कि क्यू युआन को गामेन फॉरबिडन लैंड में खतरे का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। जब उसने ब्रा और पैंटी से भरे गामेन फॉरबिडन लैंड में पेड़ों को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। परिधान निषिद्ध भूमि के बारे में जानकारी। ये देखकर कि क्यू युआन उसकी मदद मांग रहा था, उसने तुरंत इसे दिल पर ले लिया। मैं आपको गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त करने में मदद करूंगा। इस बीच सावधान रहें। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। क्यू युआन का जवाब त्वरित था। मैं आपको बता रहा हूं, गामेन फॉरबिडन लैंड में राक्षस बहुत अजीब हैं। क्यू युआन अंतहीन रूप से बोला। जिनली ने ध्यान से सुना। इस समय वह अब साम्राज्य नहीं थी और क्यू युआन वह रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थी। वे सिर्फ पुराने दोस्त थे जो दिल से दिल की बात कर सकते थे। आधे घंटे बाद जिनली ने जैद सिंहासन पर किताब को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड हैं। उसके सामने केवल एक पतली पुस्तिका थी जिसमें गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बस कुछ ही पृष्ठ। और ये परिचय सभी सामान्य थे, क्यू युआन की बिल्कुल भी मदद करने में असमर्थ थे। वेन्युवान मंडप के ग्रैंड स्कॉलर डोंग शिशुन को बुलाओ, जिनली ने आदेश दिया। वेन्युवान मंडप के ग्रैंड स्कॉलर डोंग शिशुन दक्षिणी कियान साम्राज्य के सबसे जानकार लोगों में से एक थे। इसके अलावा डोंग शिशुन जिनली के पक्ष में था, उसे उससे गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में जानने की उम्मीद थी। बहुत पहले ग्रैंड स्कॉलर डोंग शिशुन लुवान हॉल में दिखाई दिए। जिनली ने सीधे पूछा, विद्वान डोंग, क्या आप परिधान निषिद्ध भूमि के बारे में कुछ जानते हैं, खासकर परिधान राक्षसों के बारे में? ये देखकर डोंग शिशुन अचंभित रह गया। गामेन फॉरबिडन लैंड 4 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था और चंद्रमा देखने वाले महाद्वीप में एक निरपेक्ष था। ये दक्षिणी कियान साम्राज्य की राजधानी से 10,000 मील से अधिक दूर था। महारानी इस बारे में क्यों पूछ रही थीं? महाराज, मुझे नहीं पता, डोंग शिशुन ने सच्चाई से उत्तर दिया। गामेन फॉरबिडन लैंड बहुत दूर था और वास्तव में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। ये सुनकर जिनली को थोड़ा निराशा हुई। क्या वह क्यू युआन की मदद नहीं कर सकती थी?
इस समय डोंग शिशुन झिझकते हुए लग रहा था, अंत में कह रहा था, महामहिम खुलकर बोलो, यू हवेली में गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में रिकॉर्ड हो सकते हैं। बूढ़े ड्यूक ने एक बार अपनी युवावस्था में गामेन फॉरबिडन लैंड का दौरा किया था। डोंग शिशुन को पता था कि यू हवेली के पास गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में विस्तृत किताबें थीं। वह झिझक रहा था क्योंकि पुराने ड्यूक और महारानी के बीच संबंध बहुत खराब थे, यहाँ तक कि तनावपूर्ण भी। बूढ़े ड्यूक की बेटी पूर्व कुलीन पत्नी थी, जबकि वर्तमान साम्राज्य की मां पिछली महारानी थीं। महान पत्नी और साम्राज्य के बीच द्वेष था और महान पत्नी की महल में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। बूढ़े ड्यूक ने इसके लिए महारानी को दोषी ठहराया। इसके साथ ही वह महारानी से भी नफरत करता था। अगर साम्राज्य किताबें मांगती तो वह निश्चित रूप से परेशान होती। जिनली को भी इसका एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी अंत में एक सुराग पाकर खुश थी। उसने अपनी आस्तीन लहराई, मैं व्यक्तिगत रूप से पुराने ड्यूक से मिलने जाऊंगा। उसके अधीन कुछ लोग थे और किताबें मांगने के लिए किसी को भेजना निश्चित रूप से पुराने ड्यूक द्वारा पहचाना जाएगा। उसके लिए खुद जाना बेहतर था। परेशान होना कुछ भी नहीं था। जब तक उसे गामेन फॉरबिडन लैंड के बारे में जानकारी मिली तब तक यह इसके लायक होगा। ... देर रात जिनली एक किताब पकड़े हुए यू हवेली से निकल गए। बहुत देर तक घुटने टेकने के बाद उसके पैर चलने में असहज थे, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान से भर गया था। इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर हुआ जियान ने जिनली का समर्थन किया। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भर गईं। बूढ़ा ड्यूक बहुत ज्यादा है। वह जानता है कि आपके पैर वर्षों पहले घायल हो गए थे, फिर भी उसने जानबूझकर आपको परेशान किया। आप एक महान महारानी हैं और उन्होंने आपको 3 घंटे के लिए नोबल कंसोर्ट शी की आत्मा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुआ जियान गुस्से में और असहाय दोनों था। पिछले सम्राट के शासनकाल के दौरान शाही शक्ति में गिरावट आई थी और सिमाटिंग ने नियंत्रण कर लिया था। बाद में सिमाटिंग ने शाही परिवार का वध कर दिया और एक छोटी लड़की को सिंहासन पर बैठाया। दरबार में कोई भी महारानी जिनली का सम्मान नहीं करता था। महारानी को कई घंटों तक घुटने टेकते देख उन्हें बहुत दर्द हुआ। आम लोगों का 3 घंटे तक घुटने टेकना एक पीड़ा थी। लाड़ प्यार करने वाले किसी व्यक्ति के लिए वे बहुत पहले ही बेहोश हो गए होंगे। यहाँ तक कि एक साधारण वयस्क को भी यह असहनीय लगेगा। बिना हिले डुले 3 घंटे तक घुटने टेकना एक बेहद दर्दनाक अनुभव था। हालांकि महारानी जिनली की कुछ साधना थी, लेकिन यह मजबूत नहीं थी और उसके पैर घायल हो गए थे। अन्यथा वह अपने राज्याभिषेक के दौरान तमाशा नहीं करती। 3 घंटे तक घुटने टेकना भी उसके लिए मुश्किल था। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। जिनली ने सामग्री महसूस करते हुए किताब को कसकर पकड़ लिया। अध्याय 17 ऑनलाइन चैट करना। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। गाड़ी में जिनली किताब को पलटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसने अपने महल में लौटने के बाद पढ़ना जारी रखा। क्यूई युआन को आवश्यक जानकारी की तलाश की। महाराज, ये पहले से ही सुबह के शुरुआती घंटे हैं। आपको आराम करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। पीले महल की पोशाक में एक नौकरानी ने उसे याद दिलाया। अपना सिर उठाए बिना जिनली ने उत्तर दिया, हम। यूमैनर के संग्रह में यी गुवान निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कई रिकॉर्ड थे। जिनली क्यूई युआन द्वारा पूछे गए उत्तरों की तलाश कर रहा था और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ साझा करने के लिए अन्य संबंधित जानकारी भी एकत्र कर रहा था। आखिरकार यह मिल गया। जिनली की आंखें चमक उठीं। सभी यी गुवान राक्षस जुड़े हुए हैं, एक सामूहिक चेतना साझा कर रहे हैं, लेकिन रात में ये संबंध काफी कमजोर हो जाता है। इस जानकारी के साथ उसने जल्दी से लिंगलोंग युक्सी को बाहर निकाला और उसे क्यूई युआन को रिले किया। उसी समय उसने यी गुवान निषिद्ध क्षेत्र के बारे में एकत्र की गई अन्य जानकारी साझा की। इन संदेशों को भेजने के बाद उसे उत्साह का संचार महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही उसने पढ़ना जारी रखा उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई दी। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि यी गुवान निषिद्ध क्षेत्र में केवल दुल्हन के गाउन राक्षस हैं। अजीब बात है, क्यूई युआन अपने द्वारा बताए गए बेलीबैंड राक्षसों की व्याख्या कैसे करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि निषिद्ध क्षेत्र में नए प्रकार के यी गुवान राक्षस उभरे हों? जिनली हैरान था। हालांकि वह जल्द ही अपने द्वारा भेजे गए लौटने वाले गार्डों से पूछ सकेगी। शायद उन्होंने क्यूई युआन को देखा था और स्थिति समझा सकते थे। वह क्यूई युआन की उपस्थिति के बारे में उत्सुक थी। किताब नीचे रखते हुए थकावट की एक लहर ने उसे मारा। वह थका हुआ महसूस कर रही थी और उसके लंबे पैर और नाजुक पैर दर्द कर रहे थे। 3 घंटे तक घुटने टेकने के बाद के प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। क्यूई युआन पर सूरज चमक रहा था, जिससे उसे आलसी महसूस हुआ। एक गड्ढे से बाहर निकलते हुए उस पर अभी भी गंदगी के निशान थे। उसने सूरज की ओर देखा, इतना गोल, बिल्कुल सुनहरे अमृत की तरह। हमेशा की तरह उन्होंने चैट इंटरफेस खोला। चैट क्षेत्र में जिनली के कई संदेश थे। उन्होंने उन्हें एक एक करके पढ़ा।
जैसा कि अपेक्षित था, 3 मोची एक जुगेलियांग से बेहतर हैं। जिनली से मदद मांगना वास्तव में भुगतान किया। जिनली से उन्हें उपयोगी जानकारी मिली। तो यीगुवान राक्षसों में वास्तव में एक सामूहिक चेतना होती है, लेकिन ये रात में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। यह मेरा मौका है, लेकिन अभी ये दिन का उजाला है, इसलिए इसका परीक्षण करने के लिए रात तक इंतजार करना होगा। क्यू युआन ने अन्य जानकारी पढ़ना जारी रखा। जिनली ने न केवल उनके द्वारा पूछे गए उत्तर प्रदान किए, बल्कि कुछ खतरनाक क्षेत्रों को भी चिन्हित किया और शक्तिशाली यीगुवान राक्षसों के वितरण का उल्लेख किया। वह वास्तव में विचारशील नहीं, सावधानीपूर्वक और विचारशील की तरह है। क्यू युआन ने सोचा, कुछ महसूस किया और जल्दी से खुद को सही किया। आखिरकार उनके पिछले जीवन में विचारशील शब्द ने कुछ हद तक अपमानजनक अर्थ ले लिया था। राक्षसों का शिकार करने के लिए रात होने तक इंतजार करना बहुत उबाऊ है। ऊब महसूस करते हुए क्यू युआन ने जिनली को संदेशों का एक गुच्छा भेजा। हालांकि जिनली तुरंत उत्तर देने के लिए ऑनलाइन नहीं हो सकते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खुद से बात करना जारी रखा। यहाँ के दृश्य वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन ये गुवान राक्षस काफ़ी डरावने हैं। डरावनी फिल्मों में भूतों की तुलना में अधिक भयानक हैं। अगर मैं 82 का स्तर नहीं होता तो मैं वास्तव में डर सकता था। यह अफसोस की बात है कि मैं तस्वीरें नहीं ले सकता, अन्यथा मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखा सकता था। यह आपको डरा सकता है। ये सोचकर क्यू युआन ने अचानक पूछा, अरे तुम कैसे दिखते हो? यदि तस्वीरें ली जा सकती हैं तो वह ये देख सकता है कि उसका ऑनलाइन मित्र कैसा दिखता है। दुर्भाग्य से इस गेम में आप तस्वीरें नहीं भेज सकते थे या वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। क्यू युआन ने शुरू में सोचा था कि जिनली बाद में जवाब दे सकता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने संदेश भेजने के बाद जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक लग रहा हूँ। दूसरी ओर जिनली की भावनाएं उस समय की तुलना में अधिक उथल-पुथल भरी थीं जब वह शक्तिशाली प्रधानमंत्री सिमा टिंग से मिली थीं। मैं भी ठीक लग रहा हूँ। हम किसी दिन कैसे मिलेंगे? क्यू युआन को जिनली की अच्छी छाप थी। जब वह गंभीर रूप से बीमार था तो वह अकेला रहता था और जिनली उसका एकमात्र चैट साथी था। जिनली का व्यक्तित्व और स्वभाव क्यू युआन के अनुकूल था। सीधे शब्दों में कहें, वे अच्छी तरह से मिल गए और उसने उसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं देखा जो उसे नापसंद हो। चंदन की कुर्सी पर बैठे, एक फीकी खुशबू से घिरा हुआ, जिनली ने गंभीरता से जवाब देने से पहले लंबे समय तक लिंगलोंग युक्सी पर शब्दों को देखा। ठीक है। ये देखकर क्यू युआन मुस्कुराया। वैसे क्या आपका नक्शा मुझसे अलग है? मेरे पास अब जो नक्शा है उसमें केवल 4 निषिद्ध क्षेत्र और 2 अद्वितीय स्थान शामिल हैं। मैं केवल यहाँ रह सकता हूँ और जा नहीं सकता। नक्शा, 4 निषिद्ध क्षेत्र और 2 अद्वितीय स्थान। क्या ये सिर्फ एक अनोखा स्थान नहीं है? वैसे आपको खेल की कहानी का पालन करना चाहिए, है ना? यहाँ आपकी क्या भूमिका है और आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। हॉल में जिनली को थोड़ा चक्कर आ रहा था। वह जानती थी कि क्यू युआन अजीब और रहस्यमय तरीके से बात कर रही है। उन्होंने कठिनाइयों के बारे में पूछा। भूमिका? क्या वह उसकी वास्तविक जीवन की पहचान के बारे में पूछ रहा था? प्रारंभ में उसने नानकियान साम्राज्य की महारानी के रूप में अपनी अनूठी स्थिति को देखते हुए क्यू युआन को अपनी पहचान पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। अब मैं नानकियान किंगडम की महारानी, जिनली ने अब अपनी पहचान नहीं छिपाने का फैसला किया। वाह, आपका चरित्र बहुत शक्तिशाली है, एक महारानी होने के नाते। बिल्कुल नहीं, हमें जरूर मिलना है। मैं कभी किसी मेयर से नहीं मिला और एक महारानी वास्तव में दुर्लभ है। जिनली मदद नहीं कर सका लेकिन फूट फूट कर मुस्कुराया। आपका वर्तमान कार्य क्या है? क्यू युआन ने पूछना जारी रखा। नियत कार्य? जिनली को क्यू युआन के बोलने के अजीबोगरीब तरीके की आदत हो रही थी और वह मोटे तौर पर उसका अर्थ समझ रहा था। नानकियान की महारानी के रूप में मुझे प्रधानमंत्री सिमा टिंग से निपटना होगा, जो सिंहासन, उत्तरी खानते के आक्रमणों और कभी कभी जानवरों के हमलों की लालसा करते हैं। तो अब आपका मुख्य कार्य सिमा टिंग से छुटकारा पाना, सिंहासन सुरक्षित करना और फिर अन्य दुश्मनों से निपटना है। जिनली क्यू युआन के आकस्मिक स्वर से थोड़ा चौंक गया। उसने इन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया था, लेकिन उन्हें पूरा करना असंभव लग रहा था। शांति बनाए रखना पहले से ही एक चुनौती थी। यहाँ तक कि अगर क्यू युआन एक अद्वितीय सम्राट था जो जुआनयुआन निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के रास्ते में महारत हासिल कर रहा था और यीगुवान निषिद्ध क्षेत्र को पार करने में सक्षम था, तो वह हासिल नहीं कर सका जो उसने उल्लेख किया था। मुझे आश्चर्य है कि आपके द्वारा सामना किए जाने वाले पात्रों का स्तर कितना ऊंचा है और क्या उन्हें तलवार से मारा जा सकता है? क्यू युआन ने कहा, फिर पूछा, क्या आपने महान व्यक्ति द्वारा आर्ट ऑफ ड्रैगन स्लेइंग पढ़ा है? यह एक बहुत ही महान किताब है। महान व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आप उनके काम से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं तो यह स्थिति केक का एक टुकड़ा होगी। मैंने इसे नहीं पढ़ा है। ड्रैगन स्लेइंग की कला, ये बहुत कीमती होना चाहिए, है ना?
जिनली ने अनुमान लगाया कि यह कुछ बहुत मूल्यवान होना चाहिए। क्यूई युआन को ये कहते हुए सुनकर कि आर्ट ऑफ ड्रैगन स्लेइंग को समझने से उसके मुद्दों को आसानी से हल किया जा सकता है, उसने सोचा कि यह एक भाग्य के लायक होना चाहिए। ये महंगा नहीं है, शायद कुछ 100 सिक्के। आप इसे लगभग 100 पाउंड अनाज में खरीद सकते हैं। दुर्भाग्य से मैंने इसे स्वयं नहीं पढ़ा है, अन्यथा मैं आपको सिखा सकता था और खेल की दुनिया में क्रांति ला सकता था। बहुत गंभीर लगने से बचने के लिए उन्होंने इसके बजाय क्रांतिकारी का इस्तेमाल किया। जिनली दंग रह गया। इतनी मूल्यवान पुस्तक केवल 100 पाउंड अनाज के लायक थी। अध्याय 18 ब्लैक माउंटेन संप्रदाय। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सैन्य रणनीति या राजनीति नहीं समझता। इस स्थिति में मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अराजकता और उथल पुथल पैदा करनी चाहिए। क्यूई युआन ने अपनी अजीबोगरीब राय व्यक्त की। मैं देखूंगा कि क्या मैं आपकी मदद करने के लिए ही गुवान निषिद्ध क्षेत्र में कुछ एंडलिंग्स की भर्ती कर सकता हूं। उन्होंने खेल से बाहर निकलने से पहले कुछ समय के लिए जिनली के साथ बातचीत करने के बाद कहा। ये गुवान राक्षसों से दिन के दौरान निपटना मुश्किल था। उनका सामना करने के लिए उसे रात तक इंतजार करना पड़ा। खेल में बहुत अधिक समय बिताने से उनकी मानसिक ऊर्जा पर भारी पड़ गया, इसलिए क्यूई युआन खेल की दुनिया में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। मुझे अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत है, क्यूई युआन ने सोचा। फिलहाल मुझे रात में खेल खेलना चाहिए और दिन में आराम करना चाहिए। मुझे अपनी प्रगति को गति देने और खेल को साफ करने की आवश्यकता है। शायद तब मैं स्वर्गीय दाव के सभी टुकड़े एकत्र कर सकूं। स्वर्गीय दाव फाउंडेशन सिद्धांत के अनुसार स्वर्गीय दाव नींव निर्माण के लिए सबसे अच्छी आध्यात्मिक सामग्री है। अगर मैं स्वर्गीय दाव के साथ अपनी नींव बनाता हूं तो मैं 5 चोटियों में शीर्ष शिष्य बनूंगा। इन विचारों के साथ क्यूई युआन ने कहा, यह अभी भी जल्दी है, मुझे अपने ब्लेड पर चलना चाहिए। हाल ही में मुझे इसे और अधिक बार चलने की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि यह अपने स्वयं के दिमाग को विकसित करने वाला है। क्या ये लगभग 1 महीने में खुफिया जानकारी विकसित करेगा? इतनी जल्दी क्यों? क्या ये स्वर्गीय दाव फाउंडेशन में मेरी अंतर्दृष्टि से संबंधित हो सकता है? जैसे ही क्यूई युआन अपने साधारण लोहे के रसोई के चाकू के साथ चला गया, उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि एक बार जब ये बुद्धि विकसित कर लेता है तो मैं इसका उपयोग युआन डैन मास्टर को मारने के लिए कर सकता हूँ। वह इसके लिए तत्पर था। उन्होंने लंबे समय तक स्पिरिट रिफाइनिंग तकनीक को मॉडिफाई किया था। वह जिस ब्लेड की खेती कर रहा था वह निस्संदेह असाधारण होगा। अल्पावधि में वह फाउंडेशन स्थापना चरण तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसकी शक्ति महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदल सकी। लेकिन ब्लेड उसे असाधारण ताकत दे सकता है। क्यूई युआन शेंगगुआंग संप्रदाय की सड़क पर इत्मीनान से घूमता रहा। इस समय काले तंग फिटिंग संगठनों में शिष्यों का एक समूह जल्दी से आगे बढ़ा। ये शिष्य शेंगगुआंग संप्रदाय के जिंगगुआंग हॉल से थे। जिंगगुआंग हॉल शेंगगुआंग संप्रदाय का कानून प्रवर्तन हॉल था जो आंतरिक और बाहरी मामलों से निपटता था। ये शिष्य पहाड़ के द्वार के बाहर भाग रहे थे, स्पष्ट रूप से क्योंकि कुछ जरूरी हुआ था। हालांकि जब उन्होंने क्यूई युआन को देखा तो जिंगगुआंग हॉल के शिष्य रुक गए। नमस्कार वरिष्ठ भाई। क्यूई युआन ने जिंगगुआंग हॉल के कानून प्रवर्तन शिष्यों, विशेष रूप से नेता को देखा और सिर हिलाया। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी जल्दी करें। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, नेता झेंग जियांगे ने उत्तर दिया और फिर समूह जल्दी से चला गया। क्यूई युआन झेंग जियांगे से काफी परिचित थे। अपने स्वयं के असामान्य व्यवहार के कारण उन्हें कई बार जिंगगुआंग हॉल ले जाया गया था और झेंग जियांगे से परिचित हो गए थे। झेंग जियांगे की पीठ को देखते हुए क्यूई युआन के दिमाग में शब्दों की एक धारा दिखाई दी। यह एक धर्मी कृषक है जो इस समय केवल मारना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि पहाड़ की तलहटी में क्या हो रहा है। क्यूई युआन एक पत्थर पर बैठ गया, चलने के लिए बहुत आलसी था, अपने ब्लेड को धूप में बैठने दे रहा था। इस बीच शेंगगुआंग संप्रदाय के आसपास के शिष्य भी जिंगगुआंग हॉल कानून प्रवर्तन शिष्यों के तत्काल प्रस्थान पर चर्चा कर रहे थे। जिंगगुआंग हॉल के इतने सारे शिष्य बाहर क्यों गए? क्या हो रहा है? आप नहीं जानते, हाल ही में हमारे शेंगगुआंग संप्रदाय के क्षेत्र में कई हत्याएं हुई हैं। हत्याएं? कल रात रोंग सिटी के जू दशानरेन के बेटे की शादी हो गई। जो एक खुशी की घटना होनी चाहिए थी वह दुखद हो गई। भोर में लोगों ने जू दशानरेन के 18 लोगों के पूरे परिवार को बेरहमी से मारा हुआ पाया। नवविवाहित दुल्हन की हत्या से पहले उसे अपवित्र कर दिया गया था। ये बहुत भयानक है। यह एक खलनायक का काम है। रोंग सिटी के पास ऐसा 3 बार हो चुका है। सभी में युवा दुल्हनों को उनकी सुहागरात को अपवित्र किया जा रहा था, उसके बाद उनके परिवारों का विनाश किया जा रहा था। शेंगगुआंग संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में इस तरह के अत्याचार करने का दुस्साहस किसके पास है? कुछ क्रोधित थे, कुछ दिल टूट गए थे और कुछ उदासीन थे। ये और कौन हो सकता है? ये स्वाभाविक रूप से ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के वे राक्षस हैं। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय का नाम सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव दिखाया।
शांग साम्राज्य में 3 प्रमुख संप्रदाय थे और शेंगुआंग संप्रदाय उनमें से एक था। 3 प्रमुख संप्रदाय शेंगुआंग संप्रदाय, जुआनफू पर्वत और मुयू संप्रदाय थे। ये शांग साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय थे। हालांकि सबसे कुख्यात संप्रदाय जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए ब्लैक माउंटेन संप्रदाय था, जो 3 प्रमुख संप्रदायों से नीचे था। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय में केवल कुछ युआन डैन स्वामी थे। ताकत के मामले में ये 3 प्रमुख संप्रदायों की तरह दुर्जय नहीं था। लेकिन ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के नेता के पास एक दत्तक पिता था जिसे ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन के रूप में जाना जाता था। ये बूढ़ा दानव एक शक्तिशाली नवजात आत्मा, मध्य चरण राक्षसी कृषक और एक दुष्ट कृषक था जो प्रतिशोधी और उससे निपटना मुश्किल होने के लिए जाना जाता था। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के शिष्य ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन के प्रभाव का लाभ उठाते हुए कई अत्याचार करते हुए तेजी से अहंकारी और बेईमान हो गए। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय की प्रतिष्ठा शांग साम्राज्य में पूरी तरह से कलंकित थी। दुर्भाग्य से ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन बहुत शक्तिशाली और परेशानी भरा था। यदि कोई संप्रदाय उसके तत्काल उन्मूलन की गारंटी नहीं दे सकता था तो उन्हें उसके प्रतिशोध का डर था। इस प्रकार ब्लैक माउंटेन संप्रदाय बड़े पैमाने पर बना रहा। शेंगुआंग संप्रदाय के शिष्यों ने निराश होकर इस मामले पर चर्चा की। वे ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के शिष्यों के अपराधों के बारे में क्या कर सकते थे? वे केवल गुप्त रूप से उनकी निंदा कर सकते थे। जिंगुआंग हॉल के कानून प्रवर्तन शिष्य रोंग शहर की ओर जाने की संभावना खाली हाथ लौटेंगे। उनके बगल में क्यूई युआन बुदबुदाया चांग वेई का एक अलौकिक संस्करण। नहीं, चांग वेई से भी बदतर। जैसे ही रात हुई, क्यूई युआन ने एक चिकन को मार डाला और पीने के लिए चिकन सूप बनाया। खेल में बहुत अधिक समय बिताने से वह कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की जरूरत थी। बेशक उन्होंने जियांग लिंगसू के साथ चिकन सूप भी साझा किया। आखिरकार पिछली बार जब जियांग लिंगसू ने उसे खेती की तकनीक के साथ जेड स्लिप दी थी तो ये बहुत मददगार थी। स्वादिष्ट, जियांग लिंगसू ने चिकन सूप का एक पूरा कटोरा पीने के बाद कहा। इसकी एक बूंद अभी भी उसके होठों पर लटकी हुई थी। वरिष्ठ भाई, आपके द्वारा बनाया गया ये काला चिकन सूप उत्कृष्ट है। यदि आप कभी भी अमरता की खेती करना बंद कर देते हैं तो शेफ बनना और एक रेस्तरां खोलना एक बुरा विचार नहीं होगा। तो फिर आपको मेरे लिए इसका समर्थन करना होगा, क्यूई युआन ने जियांग लिंगसू पर नजर डालते हुए कहा। हालांकि वह छोटी थी, उसकी उपस्थिति और स्वभाव उत्कृष्ट था जो उसके पिछले जीवन के तथाकथित 98 फूल और 00 फूलों से कहीं अधिक था। समर्थन जियांग लिंगसू को समझ नहीं आया, लेकिन विषय जारी नहीं रहा क्योंकि क्यूई युआन को अपना खेल शुरू करना पड़ा। रात में क्यूई युआन ने खेल में प्रवेश किया। ये गुवान निषिद्ध क्षेत्र चुप था। अचानक एक पीला हाथ मिट्टी से बाहर निकला। क्यूई युआन ऑनलाइन था। उसने एक बड़ी तलवार उठाई और इधर उधर घूमता रहा। कुछ ही समय में वह एक जंगल में पहुंच गया। कपड़े पेड़ों से लटके हुए थे और अगर कोई करीब से नहीं देखता है तो वे सोच सकते हैं कि यह लाशों का एक गुच्छा है। क्यूई युआन ने कम गुवान राक्षसों के साथ एक स्थान चुना। उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और सतर्क रहा, अपने आसपास देख रहा था। वास्तव में रात में उनकी इंद्रियां काफी सुस्त हो जाती हैं और उनका संबंध कमजोर हो जाता है। ये कितना कमजोर होगा? दिन के दौरान यदि वह अपनी बड़ी तलवार के साथ इतनी स्पष्ट रूप से प्रकट होता तो ईगुवान राक्षसों ने उसे बहुत पहले ही देख लिया होता। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इससे पुष्टि हुई कि रात में उनकी इंद्रियां वास्तव में सुस्त थीं। क्यूई युआन ने संपर्क किया और अपनी बड़ी तलवार से एक बेलीबैंड पर वार किया। बेलीबैंड तुरंत बिखर गया। उसने चारों ओर देखा, पेड़ों पर लटके हुए अन्य ईगुवान राक्षसों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यूई युआन मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक रात में सभी ईगुवान राक्षसों को चुपचाप मार सकता हूं? इस विचार के साथ वह अगले ईगुवान दानव की ओर चला गया और प्रक्रिया को दोहराया। अनुभव जोड़ 200। उसने बड़ी तलवार चलाई, आसानी से मार डाली। हालांकि 30वें ईगुवान दानव को मारने के बाद पेड़ों पर शेष राक्षसों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक के बाद एक जाग गए। लेकिन दिन के दौरान संगठित प्रतिक्रिया के विपरीत वे रात में अराजक और भटके हुए लग रहे थे। शिकार का समय। क्यूई युआन ने सोचा, इसे अपने मौके के रूप में देखते हुए। अध्याय 19। खेल में कड़ी मेहनत करना, वास्तविकता में डरपोक। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यूई युआन ने अपनी विशाल तलवार चलाई, बेलीबैंड के बीच घूम रही थी। नहीं, ईगुवान राक्षसों के बीच। छोटे कौशल लगातार सक्रिय होते रहे। शक्तिशाली तलवार खोपड़ी छींटा। जियाओक्सियांग तलवार बारिश। खून से बचना। अनुभव जोड़ 300। अनुभव जोड़ 200। अनुभव जोड़ 400। क्यूई युआन ने बड़ी संतुष्टि के साथ मार डाला, अंत में एक खेल खेलने की भावना पाए। उसके सामने के राक्षस सभी अनुभव पैक थे। उसने खेल में चारों ओर कत्ल कर दिया। बड़े शॉर्ट्स को भेदने के लिए तलवार, बड़े कपड़े काटना, पट्टियों को छुरा घोंपने के लिए तलवार। क्यूई युआन ने बड़ी खुशी से मार डाला।
और उसके आसपास ये गुवान राक्षसों की संख्या बढ़ गई। पेड़ टूट गए और ये गुवान राक्षस चकनाचूर हो गए। दर्जनों मीटर के दायरे में ये क्यूई युआन का निजी युद्ध क्षेत्र था। वह एक हत्या करने वाले देवता की तरह था। एक बार जब वह गुवान दानव के पास गया तो यह उसका अनुभव बन गया बेबी। क्योंकि यह रात का समय था, ये गुवान राक्षस व्यक्तिगत रूप से लड़ते हुए जल्दी से इकट्ठा नहीं हो सके। क्यूई युआन के लिए ये निस्संदेह भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने वाले भेड़िए की तरह था। जुआन युआन निषिद्ध क्षेत्र में वह इतनी स्वतंत्र रूप से हत्या कर सकता था, इसका कारण ये था कि वहां के राक्षस एकजुट नहीं थे। इस समय ये गुवान निषिद्ध क्षेत्र में सभी ये गुवान राक्षस धीरे धीरे जाग रहे थे। जैसे ही क्यूई युआन हत्या की होड़ में चला गया, कुछ नए जागृत ये गुवान राक्षस अभी भी चकित थे। तो राक्षसों में भी भगदड़ मच सकती है। क्यूई युआन ने दूरी में भगदड़ देखी और दौड़ पड़ी। ये गुवान राक्षसों की भगदड़ अलग थी। यह उनके अचानक जागने, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने और बेतरतीब ढंग से हमला करने के कारण था। इससे कई कमजोर ये गुवान राक्षस अराजकता में फंस गए। मार डालो। क्यूई युआन पीसने के देवता में बदल गया, खेल में चारों ओर वध कर रहा था। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद क्यूई युआन ने भागने का फैसला किया। नहीं, मुझे दौड़ने की जरूरत है। हालांकि रात में ये गुवान राक्षसों की इंद्रियां सुस्त हो गई थीं, समय के साथ उन्होंने धीरे धीरे क्यूई युआन पर हमला करते हुए एक सैन्य गठन का गठन किया। इस बिंदु पर यह दौड़ने का समय था। पहले की तरह क्यूई युआन ने एक गड्ढा खोदा और खुद को दफना लिया। बुरा नहीं है, मैं 84 के स्तर पर पहुंच गया हूं, मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। पूरी रात पीसने के बाद उन्होंने 1.5 स्तर का अनुभव प्राप्त किया, 2 बार समतल किया। मेरा लक्ष्य आधे महीने के भीतर पूरे ही गुवान निषिद्ध क्षेत्र पर कब्जा करना है। क्यूई युआन ने सोचा कि अगर वह इसे हर रात आधे महीने में रखता है तो वह ही गुवान राक्षसों को काफी हद तक खराब कर देता। तब तक वह 90 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। उस समय वह एक और प्रमुख कौशल को जागृत कर सकता था। फिर खेल की दुनिया में उसकी शक्ति फिर से बढ़ जाएगी, जिससे अन्य निषिद्ध क्षेत्रों और यहां तक कि हताश स्थितियों को साफ करने में तेजी आएगी, जिससे उसे स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन के लिए आध्यात्मिक सामग्री इकट्ठा करने की अनुमति मिल जाएगी। ये सोचकर क्यूई युआन अचानक निराश महसूस कर रहा था। अमरता की खेती करना बहुत कठिन है। बस एक स्वर्गीय दाओ नींव बनाने के लिए मुझे एक पूरी दुनिया को साफ करना होगा। स्वर्गीय दाओ नींव का निर्माण करने वाली वे महान प्रतिभाएं कितनी मजबूत होनी चाहिए। अगर मैं भविष्य में उनका सामना करता हूं तो मुझे उनसे बचना चाहिए। क्यूई युआन गड्ढे में लेट गया, एक आरामदायक स्थिति में बदल गया और हमेशा की तरह जिनली को एक संदेश भेजा। उन्होंने अपनी रात की छापेमारी को याद किया और अंत में लॉग ऑफ करने से पहले शुभरात्रि कहा। क्योंकि खेल में बहुत लंबे समय तक रहने से उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा। उसने पहले भी कोशिश की थी, अगर वह आधे दिन से अधिक समय तक खेल में रहता है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। कितना गंभीर? यह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जिसे हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आ रहा था और ब्लैकआउट हो रहा था। इसलिए वह शायद ही कभी 12 घंटे या उससे अधिक समय तक खेल में रुके। लॉग ऑफ करने से ठीक पहले उन्होंने निराशा में आह भरी। खेल में कड़ी मेहनत करना, वास्तविकता में डरपोक। दरअसल वह खेल में राक्षसों का वध कर सकता था, लेकिन वास्तव में वह डरपोक था और एक युआन डैन को भी नहीं मार सकता था। वह केवल अपने चाकू की बुद्धि विकसित करने का इंतजार कर सकता था ताकि उसे युआन डैन मास्टर को मारने का मौका मिल सके। बेशक ये केवल एक मौका था, गारंटी नहीं। अगले दिन जब क्यूई युआन उठा तो उसे हजारों बत्तखों के क्वॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं, कपड़े पहने और धोया। वह आंगन से बाहर चला गया, सुबह की हवा की गहरी सांस ली और अपने सामने 3 लड़कियों को देखा। आप इतनी सुबह किस बारे में बात कर रहे हैं? 3 लड़कियों में से एक उनकी छोटी बहन जियांग लिंगसू थी। एक और जिसे उसने पहले देखा था वह शीर्ष ग्रेड वाली एक लड़की थी जिसने इस साल शेंगुआंग संप्रदाय में प्रवेश किया था। जब वह छोटी बहनों का चयन कर रहा था तो उसने इस लड़की को बाहर कर दिया था। ये लड़की सतह पर मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा आकर्षण का संकेत था। क्यूई युआन को याद आया कि उसकी आंखों ने दिखाया था कि इस लड़की का एक विशेष संविधान था और ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन द्वारा इष्ट था। आखिरी लड़की साधारण थी, जिसमें सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी कई झायां थीं। सामान्यतया काश्तकारों के चेहरे पर शायद ही कभी झायां होती थीं। नमस्कार बड़े भाई, तीनों लड़कियों ने झुककर प्रणाम किया। मुख्य शिष्य का दर्जा प्रतिष्ठित था। कल भी जब झेंग जियांगहे ने एक टीम का नेतृत्व किया और क्यूई युआन का सामना किया तो वह जाने से पहले सलाम करने के लिए रुक गया। क्यूई युआन को अभी भी पूरी तरह से नहीं जागते हुए देखकर जियांग लिंगसू मदद नहीं कर सका, लेकिन कह सका, वरिष्ठ भाई, ये पहले से ही दोपहर है। ये जल्दी कैसे है? क्यूई युआन ने आकाश में सूरज की ओर देखा। ये बड़ा और गोल था। उसने फिर से तीनों लड़कियों की ओर देखा। सुनो, मैं हाल ही में एक सुनहरा कोर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, सब कुछ बड़ा और गोल दिखता है।
आप इतनी लगन से क्या चर्चा कर रहे हैं? क्यूई युआन ने लापरवाही से पूछा। क्या ये ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के बारे में नहीं है? प्रतीत होने वाली मासूम लड़की ने कहा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। क्यूई युआन को अचानक याद आया कि जेंग जियांगहे कल जिंगुआन हॉल को रोंग सिटी ले गया था, जो ब्लैक माउंटेन संप्रदाय से संबंधित लग रहा था। क्या हुआ? कुछ दिन पहले ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के एक सच्चे शिष्य, जिसका नाम चू त्यानिक्सियोंग है, ने रोंग शहर में जघन्य कृत्य किए, कई नवविवाहित महिलाओं को अपवित्र किया और उनके पूरे परिवारों को नष्ट कर दिया। ये वास्तव में घृणित है। भाई जेंग जियांगहे ने जिंगुआन हॉल को रोंग शहर में चू त्यानिक्सियोंग पर कब्जा करने के लिए नेतृत्व किया। मासूम लड़की तेजी से उत्तेजित हो गई, उसके शब्द लगभग असंगत हो गए। जियांग लिंगसू ने कहा, जियो रैन, उत्साहित मत हो, मुझे समझाने दो। चू त्यानिक्सियोंग को जिंगुआन हॉल ने पकड़ लिया था और वह बेहद घमंडी था। भाई जेंग जियांगहे चू त्यानिक्सियोंग को सजा के लिए वापस संप्रदाय में ले जाना चाहते थे, लेकिन आधे रास्ते में ब्लैक माउंटेन संप्रदाय का एक बुजुर्ग दिखाई दिया, चू त्यानिक्सियोंग को ले गया और घायल भाई जेंग जियांगहे। तीनों लड़कियां गुस्से में थीं। जायदार लड़की ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, चू त्यानिक्सियोंग को मारने की इच्छा कर रही थी। जियांग रैन ने कहा, ब्लैक माउंटेन संप्रदाय बहुत बड़े पैमाने पर है। जायदार लड़की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बोल रही थी, अगर यह ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन के लिए नहीं होता, तो क्या ब्लैक माउंटेन संप्रदाय इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता? ब्लैक चिकन ओल्ड डेमन नाम सुनकर जियांग रैन का चेहरा गंभीर हो गया। क्यूई युआन ने कहा, मैंने कई टीवी शो देखे हैं, खलनायकों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। तीनों लड़कियां उलझन में थीं, उन्हें नहीं पता था कि टीवी शो क्या हैं। लेकिन वे वाक्य के दूसरे भाग को समझ गए। वे चुप हो गए। क्या बुरे लोगों का वास्तव में अच्छा अंत नहीं होगा? जियांग लिंगसू को याद आया कि जब एक राक्षसी कृषक जिसने पूरे देश का वध कर दिया था, उसके कबीले में आया था, तो उसके पिता और दादा उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे। यह अंततः एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत का सम्मान किया जाता है। बुरे लोग अच्छे लोगों से भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। बड़े भाई सही कह रहे हैं। अच्छे कर्मों को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे कर्मों को दंडित किया जाता है। ये सिर्फ इतना है कि अभी समय नहीं आया है। जियांग लिंगसू सहमत हो गए। अध्याय 20, प्रथम श्रेणी फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम, पीला फूल फल। गोल्डन कोर एक सितारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यूई युआन ने ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के मामले को अपने पीछे रख दिया। वह अपने चाकू के साथ टहल रहा था। रास्ते में उसने कई फुसफुसाहट सुनी, सभी ब्लैक माउंटेन संप्रदाय की निंदा कर रहे थे। ब्लैक माउंटेन संप्रदाय वास्तव में घृणित है। उन्होंने वरिष्ठ भाई जेंग को भी घायल कर दिया। हमारे शेंगुआंग संप्रदाय के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया, क्योंकि उनके संप्रदाय के नेता के पास एक अच्छा दत्तक पिता है। इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि ब्लैक माउंटेन संप्रदाय आधे महीने में फाउंडेशन बिल्डिंग सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहा है। क्या ब्लैक माउंटेन संप्रदाय भी आ रहा है? मैंने सुना है कि कई चोटियों के मुख्य शिष्य कल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी अपना चाकू क्यों चला रहा है? चुप रहो। क्या उसने अभी तक अपनी नींव नहीं बनाई है? चर्चा करने से क्या फायदा? वह शायद चू त्यानिक्सियोंग के लिए कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा मत कहो। ऐसा नहीं है कि सीनियर ब्रदर अपनी नींव नहीं बनाना चाहता। वह निश्चित रूप से क्यूई रिफाइनिंग के चरम पर नहीं रहना चाहता है। क्यूई युआन ने यह सुना, प्रतीत होता है कि बिना किसी प्रतिक्रिया के। वांग्यू महाद्वीप। महारानी जिनली ने अपने चेहरे पर खुशी का संकेत दिखाया। आंटी किन, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? आंटी किन ने सिर हिलाया। महामहिम की शाही दवा के लिए धन्यवाद। मेरी चोटें आखिरकार ठीक हो गई हैं और मेरी ताकत और बढ़ गई है। अच्छी बात है। जिनली के दिल में पत्थर आखिरकार आराम करने के लिए रखा गया था। अपने पिता और मां को खोने के बाद यह आंटी किन ही थी जिन्होंने उन्हें बड़ा होते देखा। वह आंटी किन पर बहुत अधिक निर्भर थी। हालांकि कुछ सोचते हुए उसने पूछा, आंटी किन, क्या आपको 6 दिनों में नानफैंग साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ाई में विश्वास है? 6 दिनों में द्वंद्व जिनली और उनके अनुयायियों के जीवन और मृत्यु से संबंधित था। यदि वे असफल रहे तो सिमर टीम निश्चित रूप से हड़ताल करने के अवसर का लाभ उठाएगी। तब तक जिनली के पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। जबरन प्रतिरोध के परिणामस्वरूप केवल उन लोगों की अकाल मृत्यु होगी जो उसका अनुसरण करते थे। ये सुनकर आंटी किन का चेहरा चिंता से भर गया। कल नानफैंग साम्राज्य के क्राउन प्रिंस ने सिमर टीम का दौरा किया। सिमर टीम ने उसे एक भव्य गोली दी जिसे मिक्स्ड एलिमेंट ब्लड लॉकिंग पिल कहा जाता है। क्या जिनली के दांतों ने उसके मसूड़ों को कुतर दिया? सिमर टीम के इरादे सभी जानते हैं। नानफैंग किंगडम के ग्रैंड मास्टर एक देर से चरण के राजा स्तर के विशेषज्ञ थे। उनकी खेती की तकनीक ड्रैगन एलिफेंट परगेटरी तकनीक थी। उसका रक्त और ऊर्जा जितनी मजबूत होती गई, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता गया। उच्चतम स्तर पर उसके पास 100 ड्रैगन और हाथियों की ताकत होगी।
इससे पहले आंटी किन, जिन्होंने 9 फ्लावर किलो लिया था, नानफैंग किंगडम के ग्रैंड मास्टर से थोड़ी मजबूत थीं। लेकिन अब सिमा टिंग द्वारा दी गई सर्वोच्च रक्त और ऊर्जा की गोली के साथ नानफैंग साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर पंखों वाले बाघ की तरह होंगे। उनकी ताकत बहुत बढ़ रही है। राजा के स्तर के अंतिम चरण से लेकर शिखर तक ये केवल समय की बात थी और वह सम्राट स्तर की झलक भी देख सकता था। अब आंटी किन का नानफैंग किंगडम के ग्रैंड मास्टर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ये सब नानकियान किंगडम के चांसलर सिमा टिंग के कारण हुआ था। क्या सिमा टिंग जनता के आक्रोश से नहीं डरती? उनके बगल में शाही गार्डों के कमांडर हुआ जियान भी बेहद गुस्से में थे। सिमा टिंग तेजी से स्पष्ट होती जा रही थी। जिनली ने भौहें सिकोड़ ली और शेष शाही दवा निकाल ली। आंटी किन, क्या इन शाही दवाओं को लेने से आपकी ताकत बढ़ सकती है? शाही दवा को देखकर आंटी किन की आंखें चौंकाने वाली अभिव्यक्ति से चमक उठीं। वह नहीं जानती थी कि महारानी को इतनी कीमती शाही दवाएं कहाँ से मिलीं। अगर मैं इन शाही दवाओं को लेता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं 3 साल के भीतर सम्राट स्तर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन पर्याप्त समय नहीं है। आंटी किन के शब्द अफसोस से भरे थे। जिनली की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, गतिरोध को तोड़ने के तरीके पर विचार कर रही थीं। शाही दवाओं के साथ एक सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को काम पर रखना खारिज कर दिया। जल्दी से ताकत बढ़ाने के लिए कुछ बाघ भेड़िया दवाओं की तलाश है। संभव नहीं। जिनली कुछ समय के लिए एक अच्छी विधि के बारे में नहीं सोच सका। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन क्यू युआन के सुझाव को याद कर सकती थी कि उसकी मदद करने के लिए यीगुआन निषिद्ध क्षेत्र से कुछ छोटे राक्षसों को भर्ती किया गया था। यह विचार जल्दी से कौंध गया। यीगुआन राक्षसों को वश में करना इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ बात थी। वह नहीं जानती थी कि अपनी खेती को बढ़ाने का कोई त्वरित तरीका कहाँ खोजा जाए। जिनली कुछ भी नहीं सोच सकता था। उसने आंटी किन की ओर देखा। आंटी किन, अभी के लिए अपनी रिकवरी को गुप्त रखें। सिमा टिंग को पता न चलने दें। मैं आपकी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका सोचूंगा, जैसा आप आदेश देते हैं। ... नमस्कार संप्रदाय नेता। खाली मुख्य हॉल में क्यू युआन सम्मान दिखाते हुए केंद्र में खड़ा था। कुमू झेंजुन ने क्यू युआन पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति में उपहास का संकेत था। आप अभी भी मुझे संप्रदाय के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं? कुछ महीने पहले क्यू स्पीक के इस मुख्य शिष्य ने अचानक खुलासा किया कि शेंग गुआंग संप्रदाय का संप्रदाय नेता, जो वह था, वास्तव में दानव इच्छा संप्रदाय का एक जासूस था। उस समय उसका दिल बहुत सदमा में था, ये सोचकर कि वह बेनकाब हो गया है, और यह कि क्यू स्पीक के प्रमुख अन्य शिखर नेताओं के साथ उससे निपटना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से यह एक झूठा अलार्म था, पूरी तरह से क्यू युआन की बकवास। वास्तव में उनका दानव इच्छा संप्रदाय के साथ गहरा संबंध था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से दानव इच्छा संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा शेंगुआंग संप्रदाय में भेजा गया था। एक मामूली शिष्य से, एक बाहरी शिष्य से, एक सच्चे शिष्य तक। दिन ब दिन वह डर में रहता था। वह अक्सर उस बुजुर्ग से संपर्क करता था। हर बार बुजुर्ग कहते थे, थोड़ी देर और रुको। दिन ब दिन, साल दर साल, वह सावधानी से एक जासूस से शेंगुआंग संप्रदाय के नेता के पास जाता गया। जब वह फिर से बड़े से मिला तो कुमू झेंजुन ने सीधे अपना चेहरा बदल लिया। राक्षसी पद के एक व्यक्ति के रूप में आप मेरे और शेंगुआंग संप्रदाय के बीच कलह बोने का साहस करते हैं। दानव इच्छा संप्रदाय का वह बुजुर्ग पहले से ही मृत्यु के कगार पर था, और यह सुनते ही उसका सीधे निधन हो गया। क्यू युआन ने कुमू झेंजुन की ओर देखा, आलस्य से कहा, आपने शेंगुआंग संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको संप्रदाय का नेता क्यों नहीं कहता? कुमू झेंजुन ने क्यू युआन को देखा। उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। किसे पीक का यह मुख्य शिष्य, जो बकवास करता था, को कैसे पता चला कि वह दानव इच्छा संप्रदाय का जासूस था? या ये पूरी तरह से बना हुआ था? क्यू युआन, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। कुमू झेंजुन मुख्य मामले पर लौट आए। क्यू युआन का रवैया भी गंभीर हो गया। आधे महीने में फाउंडेशन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस होगी। इसका उल्लेख करते हुए कुमू झेंजुन की आंखें तीखे चमक उठीं। ये फाउंडेशन बिल्डिंग सम्मेलन हमारे शेंगुआंग संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। उस समय दाशांग नेशन, जू फ्लोटिंग माउंटेन, डेमन डिजायर संप्रदाय और अन्य संप्रदाय शिष्यों को भाग लेने के लिए भेजेंगे, जो प्रथम श्रेणी के फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पीले फूल का फल, एक प्रथम श्रेणी का फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम के शीर्ष 3 ग्रेडों में सबसे अच्छा है। दाशांग नेशन में यह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि दाशांग नेशन के मायावी विशेषज्ञों में से केवल कुछ मुट्ठी भर ने शीर्ष 3 ग्रेड फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम का उपयोग किया है, और प्रथम श्रेणी वाले भी नहीं। ये प्रथम श्रेणी के फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम की दुर्लभता को दर्शाता है। ये सुनकर क्यू युआन दंग रह गया। वरिष्ठ भाई बहन इस पीले फूल के फल का इंतजार क्यों नहीं करते? हमें उम्मीद नहीं थी कि इस बार गुप्त क्षेत्र में केवल कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम बनेंगी, जिसमें ये पीला फूल फल भी शामिल है। कुमू झेंजुन ने आह भरी।
यदि वह पहले से जानता था कि एक प्रथम श्रेणी की नींव निर्माण आत्मा वस्तु बनेगी, तो वह चोटियों के मुख्य शिष्यों को कभी भी अपनी नींव जल्दी नहीं बनाने देता। अब चोटियों के मुख्य शिष्यों में केवल क्यूई युआन ने अपनी नींव नहीं बनाई थी। कुमू झेंजुन ने सोचा कि यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये काइस्पीक के प्रमुख द्वारा एक जानबूझकर की गई व्यवस्था भी हो सकती है। उसने जानबूझकर अपने शिष्य के लिए शीर्ष श्रेणी की फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट आइटम छोड़ दी। तो इस बार यह आप पर निर्भर है कि आप हमारे शेंगुआंग संप्रदाय का नेतृत्व करें और फाउंडेशन बिल्डिंग सम्मेलन में भाग लें। क्यूई युआन, मुझे आशा है कि आप हमारे संप्रदाय की ताकत दिखा सकते हैं और पीले फूल के फल को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सुनकर क्यूई युआन काफ़ी असहाय था। क्या मैं भाग नहीं ले सकता? नहीं, शेंगुआंग संप्रदाय के नेता ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। क्यूई युआन के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, आपको केवल एक बार आखिरी बार जाने की जरूरत है। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। ये देखकर क्यूई युआन आखिरकार सहमत हो गया। ठीक है संप्रदाय नेता, मैं अब अपनी छुट्टी लेता हूँ। क्यूई युआन जाने वाला था। क्यूई युआन को इस तरह देखकर शेंगुआंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता मदद नहीं कर सके, लेकिन मुस्कुराए। वह नहीं जानता था कि क्यूई युआन पर आशा रखना विश्वसनीय था या नहीं। यदि पीले फूल के फल को किसी अन्य संप्रदाय द्वारा लिया जाता है और ब्लैक चिकन और डेमन की तरह एक और मजबूत आकृति का उत्पादन किया जाता है, तो ये परेशानी भरा होगा। जैसे ही वह सोच में खो गया था, क्यूई युआन अचानक रुक गया। संप्रदाय नेता, क्या दाशांग की महारानी सुंदर हैं?